बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे एमडी कैट सीरीज़ के फिज़िक्स टॉपिक नंबर 2 मोशन एंड फोर्स को। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। इसके अंदर जो चीज़ें पढ़ी जाएंगी, नंबर 1 है फोर्सेस हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे शो एंड अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वेट। शो एंड अंडरस्टैंडिंग दैट द वेट ऑफ ए बॉडी मे बी टेकन एज एक्टिंग एट अ सिंगल पॉइंट नोन एज इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। वेटलेसनेस इन एन एलिवेटर। डिफाइन एंड अप्लाइड द मोमेंट ऑफ फोर्स। तो सबसे पहले आज के लेक्चर के अंदर हम एक्सप्लेन करेंगे न्यूटन द लॉज ऑफ मोशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी, मास एंड वेट, रियल एंड अपीरेंट वेट, मोमेंट ऑफ फोर्स, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इक्विलिब्रियम। और इस लेक्चर के एंड पे इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे एम कैट के पास्ट क्वेश्चंस, उनको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं न्यूटन द लॉज ऑफ मोशन के हवाले से किस तरह का सवाल आ सकता है। क्वेश्चन है, वाइल शेकिंग हैंड्स विद ईच अदर व्हाट काइंड ऑफ फोर्स डू वी एक्सर्ट। कहता है जब हम हाथ मिलाते हैं एक दूसरे के साथ तो कौन सी फोर्स एक्सर्ट होती है। तो इसका जवाब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस कौन कौन सी हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, टेंशन, स्प्रिंग, नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स और विस्कोसिटी। बाहर ये जैसा कि नज़र आ रहा है आपको, टेंशन, स्प्रिंग, नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स और विस्कोसिटी बाहर देखने में लगता है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस नहीं हैं, लेकिन अगर इनको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा जाए तो ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की ही एक टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज़ द टोटल फोर्स इन द गिवन फिगर। दी गई फिगर के अंदर टोटल फोर्स कितनी है। आप जानते हैं फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर्स के ऊपर जो है वेक्टर एडिशन का रूल ही अप्लाई होगा। तो पहली फोर्स आप देखें, आपके सामने नज़र आ रही है, ये 10 न्यूटन है और दूसरी फोर्स 5 न्यूटन है। तो ये दोनों अपोजिट हैं, तो इनका जो सम होगा वो 10 - 5 होगा, जो कि आंसर हमारे पास आएगा 5 न्यूटन। रिलक्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इज टर्म्ड एज। रिलक्टेंस का यहाँ मैंने रेजिस्टेंस है, अपोजिशन है, या दूसरे लफ्ज़ों में हम कह रहे हैं टेंडेंसी टू मेंटेन द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को हम, आप जानते हैं, इनर्शिया का नाम देते हैं। तो ये क्वांटिटी हमारे पास इनर्शिया बनेगी। रिलक्टेंस का मैंने यहाँ पर किसी चीज़ को मेंटेन रखना या बरकरार रखना के माने में आएगा। न्यूटन द लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ क्या कहता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बताता है कि अगर ऑब्जेक्ट पे लगने वाली फोर्सेस का नेट फोर्स 0 हो जाए तो ऑब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करेगा। फोर्सेस आर बैलेंस्ड, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। इसकी दो कंडीशन हैं। पहले नंबर पर क्या है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट की हालत में हो, पहली कंडीशन। और जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की हालत में होगा तो उसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड। और दूसरी कंडीशन ये है कि ऑब्जेक्ट का एक्सलेरेशन 0 हो, यानी a बराबर 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाए, तो हम कहते हैं कि स्टे एट रेस्ट। तो ये हमारे पास पहली कंडीशन आ गई कि और रेस्ट में होने के लिए वेलोसिटी का 0 होना ज़रूरी है और एक्सलेरेशन का 0 होना ज़रूरी है। जबकि दूसरी सूरत ये है कि ऑब्जेक्ट इन मोशन, ऐसी सूरत में v 0 नहीं है, v फिर क्या होगी, यूनिफॉर्म, और एक्सलेरेशन जो उसका होगा वो 0 रहेगा, यानी ये कंडीशन बरकरार रहती है। यानी हम यूं फिर कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम में होने के लिए या बैलेंस फोर्स के लिए ज़रूरी है कि या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट की हालत में हो या फिर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हरकत कर रहा हो। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म मोशन के साथ चलता हुआ
इक्विलिब्रियम में या बैलेंस फोर्स, उसको हम कहेंगे फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे उसके ऊपर, यानी उनका साम जो है वो ज़ीरो हो जाता है। डायग्राम में देखें, टू मूव एन ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट, टू स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी फोर्स की एग्जांपल दे रहे हैं कि फोर्स जो है क्या काम करती है, एक ऑब्जेक्ट को हरकत में लाती है या हरकत करती हुई चीज़ को रोकती है। जैसे कि पहली फिगर में एक आदमी जो है वो फुटबॉल को किक कर रहा है तो मोशन पैदा कर रहा है, और दूसरी तस्वीर के अंदर जो मूविंग ऑब्जेक्ट यानी गेंद आ रही है उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। इनर्शिया क्या चीज़ है? A property of matter by which it continues in its existing state of rest or of uniform motion, किसी मैटर की वो प्रॉपर्टी जिसके साथ वो मेंटेन रखता है अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन को, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इनर्शिया। इसकी यहाँ पर टाइप्स बयान की जा रही हैं। नंबर 1 है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसकी डेफिनेशन देखें, इट इज़ द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट बाई इट सेल्फ, यानी ये एक ऐसी इनएबिलिटी है बॉडी की कि ऑब्जेक्ट जो है अपनी रेस्ट की हालत को खुद चेंज नहीं कर सकता। इसकी यहाँ पर बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो हमारी आम जिंदगी में यूज़ होती हैं, जिसमें नंबर 1 देखें, ए लार्ज फोर्स इज रिक्वायर्ड टू सेट अप अ लान रोलर इन टू मोशन, यानी अगर हम लान रूलर को मोशन में लाना चाहते हैं तो हमें इस पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। दूसरी एग्जांपल देखें, बैकवर्ड फॉल ऑफ ए स्टैंडिंग पर्सन इन अ बस, किसी आदमी का पीछे की तरफ गिरना खड़ी हुई बस के अंदर। द फॉलिंग ऑफ लीव्स आर फ्रूट्स फ्रॉम द ट्री, यानी पत्तों का, फ्रूट्स का पौधों से गिरना, पत्तों का या फ्रूट्स का जो है दरख्तों से गिरना। फॉल ऑफ डस्ट पार्टिकल इनसाइड ए वोलन ब्लैंकेट, और डस्ट पार्टिकल जो किसी कंबल के अंदर होते हैं उनका बाहर आना। ब्रोकन ऑफ ग्लास इनटू नंबर ऑफ पीसेस व्हेन स्टोन हिट्स अ विंडो, किसी खिड़की के शीशे का बहुत सारे पीसेस में टूटना जब उसके ऊपर कोई पत्थर लगता है। पेन वेयर एज इट लीव्स अ क्लीन होल फॉर हाई स्पीड बुलेट, जबकि अगर वहाँ से बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ कोई गोली गुजरे तो फिर वहाँ क्या होगा, एक वादे होल क्रिएट हो जाएगा, साफ होल बन जाएगा। तो ये सारी की सारी इनर्शिया ऑफ रेस्ट की एग्जांपल्स हैं। इसमें जो पहली बात यहाँ पर देखें कि लान रूलर जो है उसको हरकत में लाना तो रेस्ट में रहना चाहता है। बैकवर्ड फॉल ऑफ स्टैंडिंग पर्सन इन बस, जब बस चलती है तो आदमी बस के अंदर पीछे को गिरता है तो वो भी रेस्ट में रहना चाहता है। फॉलिंग ऑफ लीव्स आर फ्रूट्स फ्रॉम द ट्री, जब हम किसी दरख्त की टहनी को हिलाते हैं तो उसके ऊपर से पत्तों या फ्रूट का गिरना भी इसकी एक एग्जांपल है। फॉल ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इनसाइड ए वुलन ब्लैंकेट, एक जो हमारे पास कंबल है जब हम उसको झाड़ते हैं तो उसके अंदर डस्ट पार्टिकल जो हैं वो रेस्ट में रहना चाहते हैं, जिसके नतीजे में उससे बाहर चले जाते हैं। ब्रोकन ऑफ ग्लास, ग्लास का टूटना नंबर ऑफ पीसेस के अंदर जब उससे स्टोन लगता है। तो ये सारी ऐसे ऑब्जेक्ट्स की एग्जांपल्स हैं जो अपनी रेस्ट की हालत को बरकरार रखना चाहता है। नंबर 2 है इसकी टाइप इनर्शिया ऑफ मोशन, यानी ऑब्जेक्ट अपनी मोशन की हालत को बरकरार रखना चाहता है। इट इज़ द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट स्टेट ऑफ मोशन बाई इट सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, ए मैन गेटिंग डाउन ऑफ ए मूविंग बस और ट्रेन फॉल फॉरवर्ड, यानी जब आदमी चलती हुई बस से या ट्रेन से नीचे उतरता है तो उसका आगे को गिरना, क्योंकि वो ट्रेन चल रही है, उसकी हरकत है और आदमी यकदम रुक जाएगा तो आगे गिर जाएगा। बिफोर टेकिंग अ लॉन्ग जंप एन एथलीट रन सम डिस्टेंस, लॉन्ग जंप लेने के लिए एथलीट का लंबा फासला दौड़ना। ए बॉल थ्रोन अपवर्ड इन रनिंग ट्रेन कंटिन्यूज टू मूव अलॉन्ग विद द ट्रेन, जब किसी बॉल को चलती हुई ट्रेन से गिराया जाता है तो वो कुछ फासला ट्रेन के साथ ही दौड़ती है। ए पैसेंजर सिटिंग इन ए मूविंग कार फॉल फॉरवर्ड, ऐसा शख्स, ऐसा पैसेंजर जो कार के अंदर बैठा हुआ है वो आगे गिरता है। व्हेन द कार स्टॉप सडनली, जब कार अचानक रुक जाती है। तो ये सारी इनर्शिया ऑफ मोशन की एग्जांपल हैं। ऐसे ही अगर कोई गाड़ी टर्न ले रही है तो उसके अंदर भी आदमी जो बाहर की तरफ जाता है
कोई भी अपनी स्टेट हालत को बरकरार रखना चाहता है, उसको हम इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का नाम देते हैं। इट इज़ द इनेबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज इट्स डायरेक्शन बाई इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ए कार सडनली टेक्स अ बेंड द पैसेंजर्स आर थ्रोन इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जब कार यकदम मोड़ काटती है तो उसके अंदर बैठे मुसाफिर जो हैं वो बाहर की तरफ को गिरते हैं। ए बॉडी रिलीज फ्रॉम ए बैलून राइजिंग अप, और अगर कोई जिसम ऊपर जाते हुए बैलून से गिरता है, कंटिन्यूज टू मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ द बैलून, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हरकत करता रहेगा। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसकी डेफिनेशन क्या है? फोर्स इक्वल द मास टाइम्स एक्सलेरेशन। फोर्स की डेफिनेशन है कि मास और एक्सलेरेशन के प्रोडक्ट के बराबर होती है, यानी मास और एक्सलेरेशन का जो हासिल दरब है वो फोर्स के बराबर है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि सेम फोर्स, अगर फोर्स सेम लगाई जा रही है स्मॉल मास के ऊपर तो लार्ज एक्सलेरेशन पैदा करेगी, और अगर लार्ज मास के ऊपर लगाई जा रही है तो स्मॉल एक्सलेरेशन पैदा करेगी। यानी जो एक्सलेरेशन की मिकदार है वो मैस की मिकदार के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और लगाई जाने वाली फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या दूसरे हम कहते हैं फोर्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड एक्सलेरेशन। फॉर एग्जांपल, थर्ड लॉ क्या है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मैथमेटिकली हम कहेंगे कि एफ ए बराबर है माइनस एफ आर के। यहाँ डायग्राम में देखें कि हमारे सामने एक शख्स जो है वो आ रहा है, लेकिन आगे स्टोन आने की वजह से वो जो चीज़ है वो रुक जाती है और आदमी जो है आगे फॉल कर जाता है। अब इसके हवाले से हम एमसीक्यू देखते हैं। द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स रेफर टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कि एक्शन और रिएक्शन जो हैं वो रेफ़र करते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को, तो उसका पॉसिबल आंसर क्या होगा? मस्ट एक्ट अपॉन डिफरेंट बॉडीज़। ये बात ज़बानी याद रखने वाली है कि न्यूटन थर्ड लॉ के अंदर जो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस हैं वो एक ही ऑब्जेक्ट पे एक्ट अपॉन नहीं होती। वाट इज़ द नेट फोर्स इन द गिवन फिगर? तो इसमें 10 न्यूटन और 5 न्यूटन मेरे को टोटल 15 न्यूटन फोर्स, 5 न्यूटन फोर्स हमारा आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पर 10 न्यूटन फोर्स जो है एक्शन की है और 5 न्यूटन जो है वो रिएक्शन है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करके 5 न्यूटन आंसर हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी, के वैल्यू ऑफ जी के अंदर कौन कौन सी तब्दीलियाँ आती हैं। वैल्यू ऑफ जी, ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन का जनरल फार्मूला हमारे पास है कैपिटल जी एम ओवर आर स्क्वायर। कैपिटल आर जो है 6400 किलोमीटर है, जबकि डेंसिटी ऑफ अर्थ जो है 5515 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है, और वैल्यू ऑफ जी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या 12,700 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, या 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होती है। ये कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं जो हमें आगे सवालों को जवाब देने में यूज होंगे। वेरिएशन वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू स्पिन, जब ज़मीन अपने ही एक्स गिर्द रोटेट करती है तो इसकी रोटेशन के नतीजे में जो वैल्यू ऑफ जी है उसके अंदर कौन सी तब्दीली आती है, तो उसका हमारे पास जनरल फार्मूला है वो बन रहा है जी प्राइम, जो कि इक्वल है जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर आर जो है ये रेडियस ऑफ अर्थ है, तो इट मीन्स ये ओमेगा के ऊपर डिपेंड करेगा, वेयर ओमेगा है द एंगुलर स्पीड। अब यहाँ दो बड़े अहम पॉइंट्स हैं कि इक्वेटर के ऊपर क्या होगा। इक्वेटर के ऊपर जो है थीटा 0 डिग्री होगा, यहाँ कॉस थीटा भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो यानी एंगल भी डिपेंड करेगा रोटेशन के ऊपर। एट इक्वेटर थीटा 0 डिग्री है, जी मिनिमम हो जाएगा, लेकिन एट द पोल थीटा बराबर 90 डिग्री है और जी की कीमत मैक्सिमम हो जाएगी। यहाँ एक बात बड़ी काबिल गौर जो हम बयान करना चाहते हैं वेरिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू स्पिन के हवाले से, तो ये जनरल फार्मूला जो आपका सबसे पहले यहाँ पर मौजूद है, इसी पे गौर करें तो जी प्राइम बराबर है जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। इस फार्मूले से पता चलता है कि अगर हमारा एंगुलर वेलोसिटी जो है इसको हम 0 कर दें तो जी प्राइम बराबर जी रह जाएगा, और यानी इट मीन कि अगर स्पिनिंग नहीं है, यानी हमारी अर्थ जो है स्पिन नहीं कर रही, तो वैल्यू ऑफ जी जो है वो मैक्सिमम होगा। लेकिन
स्पिनिंग ऑब्जेक्ट के लिए आप देखें ये जी से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो जितना स्पिन ज़्यादा होता जाएगा वैल्यू ऑफ जी कम होती जाएगी। यही चीज़ नीचे लिखी है, इफ़ द अर्थ स्टॉप स्पिनिंग जी ए सेम एवरीवेयर। वजह क्योंकि ओमेगा 0 है, इट मीन जी बराबर सेम रहेगा। और इफ एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेज देन वैल्यू ऑफ जी विल डिक्रीज। अगर एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होगी, यहाँ देखें इफ ओमेगा इंक्रीज होगा देन वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज होती जाएगी, यानी एंगुलर वेलोसिटी के हिसाब से हमारे पास जो जी की कीमत है वो ओमेगा स्क्वायर पे डिपेंड करती है। वेरिएशन इन जी, वैल्यू ऑफ जी का रेडियस के साथ क्या ताल्लुक होता है, यानी वेरिएशन इन जी हमारा मेजर टॉपिक चल रहा है, उसमें हम पढ़ेंगे रेडियस का क्या इफेक्ट होता है जी पे, शेप का क्या होता है, हाइट और डेप्थ का क्या होता है, और डेंसिटी के साथ इसका क्या ताल्लुक है। तो पहले नंबर पर हम देखते हैं कि जी की कीमत का रेडियस के साथ क्या इफेक्ट होता है। इफ मास ऑफ द अर्थ रिमेन्ड कंजर्व्ड बाई डबलिंग रेडियस वैल्यू ऑफ जी प्राइम विल बिकम। ये हमारे पास जनरल फार्मूला है जी का, जी एम ओवर आर प्लस एच स्क्वायर। तो हम इसको बाकायदा हल कर सकते हैं कि इसका क्या आंसर आएगा। आंसर हमारा जी/4 है, लेकिन किस तरह आता है इसको हम हल करके देख सकते हैं। बी कम कैसे होगी, जी हमारे पास जी एम ओवर आर प्लस एच स्क्वायर है, तो इसमें हम जैसे ही रेडियस की डबल कीमत अद करेंगे तो यहाँ पर यानी ये 2 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर जो 4 है, इस तरह हमारा जो आंसर है वो जी/4 हो जाएगा, यानी वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाएगी जी की। वैल्यू ऑफ जी ऑन द प्लानट विद मैस एंड रेडियस हाफ्ड। अगर दोनों चीज़ों को हाफ कर दिए, मैस को भी कम कर दें और रेडियस को भी हाफ कर दें, तो उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी। तो इसका जवाब है 2g के बराबर। उसको हल कर देते हैं हम। यहाँ पर जी का जनरल फार्मूला हमारे पास है कैपिटल जी एम ओवर आर स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, मैस और रेडियस दोनों को हाफ कर देना है, तो नई वैल्यू जो है जी प्राइम लिख लेते हैं, जो कि बराबर होगी जी एम प्राइम ओवर आर प्राइम स्क्वायर। अब एम प्राइम की जगह आ जाएगा हमारे पास m/2 और आर प्राइम की जगह आ जाएगा r/2। तो इनको जब हल करेंगे, ऊपर तो हमारे पास 1/2 आएगा, नीचे 1/2 का स्क्वायर होगा, तो एक 1/2 से एक 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और जी एम और आर स्क्वायर एज इट आ रहा है, ये 2 जो डिवाइड और ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये वाली कीमत ऑलरेडी हमारे पास जी की कीमत है, तो हमारे पास जो नया जी होगा यानी जी प्राइम जो बनेगा ये बराबर आ जाएगा 2g के। तो हमारा ये आंसर बनेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि शेप का क्या इफेक्ट होगा वैल्यू ऑफ जी के ऊपर। इफ ए पर्सन ऑफ मैथ 70 kg ट्रेवल फ्रॉम पोल टू इक्वेटर देन हिज मास विल एंड वेट विल। कहता है एक आदमी जिसका मास 70 kg है, जब वो इक्वेटर से पोल से इक्वेटर पे जाए तो उसके मैस और उसके वेट पर क्या इफेक्ट होगा। हम जानते हैं कि मैस तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन जो वेट है ये एम जी पे डिपेंड करता है, तो जी की वैल्यू के साथ ही इसकी वैल्यू जो है वो तब्दील हो जाएगी। तो रिमेन सेम, यानी पहले नंबर पे मास की कीमत है वो सेम रहेगा, जबकि पोल से इक्वेटर पर जाने पर जी चूँकि कम हो जाता है तो उसका जो वेट है वो कम होता चला जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं हाइट और डेप्थ का क्या इफेक्ट होता है वैल्यू ऑफ जी के ऊपर। एट व्हाट हाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ द वेट ऑफ द बॉडी बिकम्स क्वार्टर ऑफ इट्स एक्चुअल वेट। कहता है कि ज़मीन की किस हाइट पर जाकर जिस्म का जो वेट है वो चौथा हिस्सा रह जाएगा, क्वार्टर रह जाएगा, यानी 1/4 रह जाएगा एक्चुअल वेट का। तो इसका आंसर हम देखते हैं क्या बनता है, रेडियस के बराबर। यानी अगर हम ज़मीन के रेडियस के बराबर ज़मीन से ऊपर चले जाएं तो जो बॉडी है उसका वेट 1/4 रह जाएगा। तो इसको हल करते हैं। अब एक जनरल फार्मूला हमारे पास हाइट का ये है कि जी प्राइम बराबर जी इंटू 1 - 2h ओवर आर। ये हमारा फार्मूला है हाइट के हवाले से, और जी प्राइम बराबर है जी इंटू 1 - d ओवर आर, ये डेप्थ के हवाले से फार्मूला है। इसको हम हल करते हैं। हमारे पास जो नया जी है, जी प्राइम जो है वो जी/4 होना चाहिए। ये फार्मूला भी हमारे पास है जी प्राइम
ओवर जी बराबर 1/1 प्लस एच ओवर आर सारे का स्केयर। अब ये वैल्यू इसमें दर्ज कर देंगे हम। जी प्राइम बराबर जी ओवर 4, तो जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी बचेगा 1/4 बराबर आएगा 1/1 प्लस एच ओवर आर सारे का स्केयर। जब इन दोनों टर्म्स को हम इन्वर्स कर देंगे या कहें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 प्लस एच ओवर आर का स्केयर बराबर 4 के आना है, तो दोनों तरफ स्केयर रूट ले लेंगे। तो ये 1 जो है इधर ऐड हो रहा है, उस तरफ जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 2 - 1 रह जाएगा, और एच ओवर आर जो है ये बराबर 1 आ गया। या यहाँ से इसको मज़ीद हल करें तो आर बराबर जो है वो एच के हो जाएगा। यानी अगर हम इतनी हाइट पे चले जाएं जो ज़मीन के रेडियस के बराबर, यानी फॉर एग्जांपल ये हमारे पास अर्थ है और ये अर्थ का सेंटर है, तो यहाँ से यहाँ तक जो फासला है ये ऑलरेडी कैपिटल आर होता है, यानी ज़मीन का रेडियस है। अब जितना ज़मीन का रेडियस है इतना ही हम हाइट पे चले जाएं, यानी एच बराबर आर के बराबर फासले पे चले जाएं, तो इस हाइट पे जाकर जो भी ऑब्जेक्ट है इसका वेट जो है जितना ज़मीन की सरफेस पर था उसका चौथा हिस्सा बाकी रह जाएगा, यानी आर बराबर एच हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है एट व्हाट डेप्थ। अब हम गहराई की बात कर रहे हैं, ज़मीन के अंदर जाने की। बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ द वेट ऑफ बॉडी बिकम्स हाफ। कितनी गहराई में जाएं कि जो वेट है वो हाफ हो जाए। तो हमारे पास वो डिस्टेंस आ रहा r/2, यानी r/2 डिस्टेंस पर जाने पर वेट हाफ हो जाएगा। लेकिन किस तरह? जनरल फार्मूला हमारे पास डेप्थ के अंदर आता है g × 1 - d ओवर r। डी से मेरा यहाँ पर डेप्थ है। अगर इसमें हम वैल्यूज ऐड करें तो हम इसको हल कर सकते हैं। किस तरह कि यहाँ g प्राइम जो है हमारे पास, इसको हमने कितना लेना है, डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, हाफ करना है हमने वेट को। तो यानी हमारा जो g प्राइम है इसको हम लेना चाहते हैं g/2 के बराबर, क्योंकि बाद में तो इसको मैथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर इस फार्मूले के अंदर हम कीमत दर्ज करें g प्राइम की g/2, तो इस जगह g/2 आ जाएगा, तो ये g से g कैंसिल आउट होकर हमारे पास बच जाएगा 1/2, जो कि बराबर बचेगा हमारे पास 1 - d ओवर r। तो अगर आप यहाँ पर ज़रा गौर से देखें तो हम d ओवर r को यहीं रहने दें, तो ये 1/2 इससे आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो d ओवर r जो है ये हमारे पास बच जाएगा 1 - 1/2, यानी d ओवर r को हमने यहाँ से इधर लेकर 1/2 उसकी जगह आ जाएगा, तो बन जाएगा 1 - 1/2। और आप जानते हैं 1 में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आंसर भी 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आप निकालें डेप्थ, तो d यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर d अपनी जगह पर रहेगा, और ये r जो इधर डिवाइड हो रहा था उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो d हमारे पास बराबर आ जाएगा r/2 के। यानी अगर हम जो है ज़मीन के अंदर r/2 डिस्टेंस के बराबर अंदर चले जाएंगे, तो जो हमारे पास वैल्यू है वेट की वो हाफ रह जाएगी। यानी ये अर्थ अगर हम लें तो अर्थ के अंदर आप जानते हैं कि ये अर्थ का रेडियस है टोटल, ये हमारे पास रेडियस आ रहा है ज़मीन का, तो इट मीन के जितना रेडियस है उसके हाफ तक चले जाएं, यानी रिमेनिंग ऊपर से नीचे वाला डिस्टेंस ले लें या नीचे से ऊपर वाला। ये जो डिस्टेंस है ये हमारा r/2 बन जाए, तो ऐसी सूरत में जो भी बॉडी है उसका जो वेट है वो पहले से हाफ रह जाएगा। नेक्स्ट MCQ देखें, दी हाइट एट विच द वैल्यू ऑफ g बिकम्स क्वार्टर ऑफ द वैल्यू ऑफ g एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। वो कितनी हाइट है जहाँ पर जाकर g की कीमत जो है ज़मीन की सरफेस के हवाले से उसका चौथा हिस्सा रह जाएगी। तो इसका आंसर देखें 6400 किलोमीटर है। ये फार्मूला ऑलरेडी भी हम पढ़ चुके हैं कि अगर हम ज़मीन की ऊपर जो है ज़मीन के रेडियस के बराबर चले जाएं तो जी की कीमत उसका चौथा हिस्सा रह जाती है, तो ये उसकी उल्ट क्वेश्चन बना दिया गया। द वैल्यू ऑफ जी दैट विल बी एट अ डेप्थ ऑफ 400 किलोमीटर कैन बी फेल्ट एट द हाइट ऑफ।
कहता जी की वो कौन सी कीमत होगी जो 400 किलोमीटर पे हम ऑब्जर्व करेंगे हाइट पे, वो कितनी कीमत रह जाएगी हमारे पास, यानी वैल्यू ऑफ जी दैट विल बी एट अ डेप्थ ऑफ 400 किलोमीटर कैन बी फेल्ट एट अ हाइट, यानी अगर हम 400 किलोमीटर के गहराई में चले जाएं तो वो हाइट पर कीमत कितनी होगी। तो इसका आंसर है 200 किलोमीटर, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर डेप्थ में जाएं तो हमारा आंसर जो है वो उससे जो हाइट वाला वो डबल होता है। द हाइट एट विच द वैल्यू ऑफ जी बिकम्स हाफ ऑफ इट्स वैल्यू एट द सरफेस, वो कितनी हाइट है जहाँ पर जाकर जी की कीमत जो है उसकी असल कीमत का हाफ हो जाती है। तो इसका आंसर देखें, आंसर है 1600 किलोमीटर, यानी आप जानते हैं कि हमारा जो रेडियस है अर्थ का इसकी कीमत है 6400 किलोमीटर। तो उसने क्वेश्चन ये किया कि कितनी हाइट पे जाकर जो वैल्यू है जी की वो हाफ रह जाएगी तो उसने जवाब दिया 1600 किलोमीटर पर। तो हमारे पास जनरल फार्मूला जी प्राइम का ये है जी इंटू आर ओवर एच प्लस सारे का स्क्वायर आ रहा है या यहाँ पर हम जी की कीमत दर्ज कर देते हैं। अब हमने वैल्यू दर्ज करनी है कि जी की वैल्यू किस हाइट पे जाकर जो है वो हाफ रह जाएगी। तो इसको इसके अंदर कीमत दर्ज करके हल कर दें तो हमारे पास जी प्राइम जो है वो 0.64 जी आ जाता है। या इस फार्मूले में दर्ज कर सकते हैं डेप्थ वाले में कि जी बराबर है जी इंटू आर माइनस 2h और आर। हमारे पास जी क्यों जी बाई 2 होनी है तो जी से जी कैंसिल होकर 1/2 आ गया। ये जो 2h और आर है इसको इस तरफ ले जाएं, इसको 1 से सब्ट्रैक्ट करें तो h हमारे पास जो है r/4 के बराबर आ रहा है। तो इसको 4 से तकसीम करेंगे तो 1600 किलोमीटर यानी 1600 किलोमीटर पे जाकर जी की कीमत जो है वो हाफ हो जाती है। यानी एक ही सवाल है जिसको कई तरीकों से पूछा जा रहा है। If you tunnel through the diameter of the earth and throw an object of mass 100 kilogram through it, it will reach the other part of the earth। कहता अगर आप ज़मीन के अंदर से एक सुरंग खोद दें, टनल बना दें और उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करें 100 किलोग्राम के, इट विल रीच द अदर सर्फ अर्थ पार्ट ऑफ द अर्थ, ये दूसरे किनारे तक कितने दिनों में पहुंचेगा। तो इसका आंसर है विल स्टक इन सेंटर, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को इस रास्ते पे भेजेंगे जो ज़मीन के सेंटर से गुजर रहा है तो ज़मीन के सेंटर पर पहुंचने पर आप जानते हैं यहाँ पर वैल्यू ऑफ जी जो है वो 0 हो जाएगी और वैल्यू ऑफ जी के 0 होने के नतीजे में अब ऑब्जेक्ट ना तो वापस जाएगा और ना ही नीचे को जाएगा बल्कि उसके दरमियान क्या होगा, जाकर स्टक हो जाएगा। नेक्स्ट डेंसिटी पे इसका क्या इफेक्ट होता है, वैल्यू ऑफ जी जो है डेंसिटी पे किस तरह अफेक्ट करती है। इफ द वैल्यू ऑफ जी इंक्रीजेज फॉर अ हैवीली बॉडी, अगर कहता वैल्यू ऑफ जी जो है हेवनली बॉडी के लिए इंक्रीज कर रहा है और उसका रेडियस एंड इट्स रेडियस रिमेन कांस्टेंट, देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इट्स डेंसिटी, तो डेंसिटी का क्या इफेक्ट होगा। तो इसका आंसर है इंक्रीज कर जाएगी। वजह क्या है, हमारे पास जो जी का फार्मूला है डेंसिटी के हवाले से वो ये है कि जी बराबर है 4/3 पाई जी रो इंटू आर। तो यहाँ देखें जो वैल्यू ऑफ जी है वो डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर किसी प्लानट का जो डेंसिटी है वो इंक्रीज करेगा तो वैल्यू ऑफ जी उसके साथ इंक्रीज करती चली जाएगी। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ हैविंग यूनिट सिमिलर टू, कहता ग्रेविटेशनल फील्ड की फील्ड स्ट्रेंथ का यूनिट जो है किस के सिमिलर है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड जो होता है इसका यूनिट होता है यानी न्यूटन पर किलोग्राम। क्या यूनिट बनेगा इसका, न्यूटन पर किलोग्राम, यानी यूनिट मैस पे जो फोर्स एक्ट अपॉन होती है वो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कहलाती है। अब यहाँ आप देखें हमारे पास जो फार्मूले आ रहे हैं, ए में रो ओवर एफ वी है, बी में एफ ओवर रो वी है और सी में एफ ओवर वी है और डी में एफ ओवर एम वी के बराबर है। तो इसका आंसर उसने दिया बी। ये किस तरह है, यहाँ हम देखें ऊपर फोर्स है, फोर्स का यूनिट बनेगा न्यूटन और नीचे हमारे पास आ रहा है रो ज़रब वॉल्यूम और आप जानते हैं कि ये मैस के बराबर होता है। यानी डेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं, डेंसिटी इज डिफाइंड एज, डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं तो डेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं
mass per unit वॉल्यूम, और यहाँ से अगर हम मास को निकालें तो वो बनेगा रो ज़र्ब वॉल्यूम। तो इट मीन कि यहाँ ऊपर फोर्स है, नीचे रो ज़र्ब वॉल्यूम मैस के बराबर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा न्यूटन पर मीटर। न्यूटन ये मास का मैंने लिखा है, तो यूनिट बन जाएगा न्यूटन पर किलोग्राम, यानी ऊपर न्यूटन आ गया फोर्स का यूनिट, नीचे जो है मैस आ गया। ये मैस है यहाँ पर एम, ये मीटर नहीं है, न्यूटन पर यूनिट मैस है, तो ये यूनिट देखें न्यूटन पर किलोग्राम बन गया, जो कि सिमिलर है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के। तो न्यूटन पर किलोग्राम जो है ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का यूनिट है, तो ये दोनों सिमिलर होंगे एक दूसरे के। न्यूटन पर किलोग्राम ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुका है, और रो बराबर एम ओवर वी है और एम बराबर रो वी है, तो न्यूटन पर किलोग्राम जो है वो दोनों का सेम आ रहा है। मैस एंड वेट, मैस एंड वेट इनकी डेफिनेशन, इनमें डिफरेंस बयान किया जा रहा है। नंबर 1 डेफिनेशन देखें, मैस क्या चीज़ है, क्वांटिटी ऑफ मैटर और मेजर ऑफ इनर्शिया, जबकि वेट क्या है, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ और फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट टुवर्ड इट्स सेंटर। क्वांटिटी कैसी है, मास स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। फार्मूला जो है एम बराबर एफ ओवर ए है, जबकि डब्ल्यू बराबर एम जी होगा। मेजरमेंट इसकी होती है फिजिकल बैलेंस के साथ, वेट स्प्रिंग बैलेंस के साथ। यूनिट्स इनके क्या हैं, ऐसा यूनिट किलोग्राम है या फुट पाउंड सेकंड में स्लग होता है, जबकि जो वेट का ऐसा यूनिट न्यूटन है और फुट पाउंड सेकंड में पाउंड होता है, या इसको हम डाइन भी कहते हैं, यानी फोर्स का यानी वेट का एक और यूनिट होगा जिसको डाइन कहेंगे। डाइन जो होता है ये लिया जाता है CGS सिस्टम के अंदर, यानी अगर हमारा जो सिस्टम है यूनिट्स का वो CGS है, यानी सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड है, तो फिर हमारा यूनिट डाइन होगा, और अगर MKS है तो फिर न्यूटन होगा। यानी MKS सिस्टम के अंदर यानी मीटर किलोग्राम सेकंड के अंदर यूनिट फोर्स का या वेट का न्यूटन है, और CGS के अंदर जो है ये डाइन लिया जाता है, तो इसका भी ध्यान रखना है। इसके बाद मैस रिमेन्स कांस्टेंट विद बोथ हाइट एंड डेप्थ, जो मैस है वो कांस्टेंट रहता है दोनों के साथ, यानी हम ज़मीन से ऊपर जाएं या ज़मीन की गहराई में चले जाएं, दोनों सूरतों में मैस कांस्टेंट रहता है, और वेट डिक्रीज होता है बोथ, ये हम पीछे पढ़ के भी आए हैं, हाइट और डेप्थ दोनों पे जो है वो करता है, डिपेंडेंट्स ऑन। जो मैस है ये डिपेंड करता है क्वांटिटी ऑफ मैटर के ऊपर, जबकि वेट जो है ये डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ जी के ऊपर, हाइट के ऊपर, डेप्थ के ऊपर, और इसके अलावा पोजीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि पोल के ऊपर जो है इसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो जाती है और इक्वेटर के ऊपर पोल पे कम हो जाती है और इक्वेटर पे ज़्यादा होती है। डेंसिटी पर भी डिपेंड करता है वेट, लिहाजा ये बहुत सारे फैक्टर हैं जिन पर डिपेंड करता है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मैस एंड वेट का जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है कौन सा है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। 1 पाउंड जो है ये बराबर होता है 4.4 न्यूटन के। व्हाट विल बी द चेंज इन द वेट ऑफ द क्यूबाइड एज शोन इन द फिगर। अगर हमारे पास मास यानी इसकी एक साइड x है, हम उसकी साइड को डबल कर दें तो वेट पे क्या इफेक्ट होगा आप जानते हैं, यहाँ पर पावर 3 आनी है, और जो हमारे पास फार्मूला होता है मैस का वो रो ज़र्ब वॉल्यूम होता है, यानी रो ज़र्ब वॉल्यूम। डेंसिटी जो भी होगी तो वॉल्यूम इंक्रीज होने पर मैस इंक्रीज हो जाएगा, यानी अगर डेंसिटी दोनों की कांस्टेंट है तो फिर ये वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, और अगर इसका वेट बनाना तो जी से मल्टीप्लाई वो भी कांस्टेंट है, लिहाजा x से 2x होने पर 2x की पावर 3 आएगा इसका जवाब, जो कि 8 बनता है हमारा। यानी अगर हमारे पास कोई भी क्यूब है वो उसकी साइड पहले x है उसको डबल कर देंगे तो उसकी पावर 3 आ जाएगी, यानी वॉल्यूम के लिहाज से उसने चेंज हो जाना है। 1 स्लग के इसके बराबर है 14.6 किलोग्राम होता है। इफेक्ट ऑफ हाइट एंड ग्रेविटी, मैस और वेट के ऊपर इनका क्या इफेक्ट होता है। At what height above the surface of the earth the weight of a person becomes W/9, कहता किस हाइट पर जाकर जो पर्सन है उसका जो वेट है वो पहले वाले वेट का 9वां हिस्सा W/9 हो जाएगा। तो इसका जवाब देखें, H बराबर 2R, यानी अगर हम ज़मीन से
2r के बराबर, यानी ये हमारे पास अर्थ अगर हम अज्यूम करते हैं, ये हमारे पास सेंटर है, ये हमारे पास आ रहा है ज़मीन का रेडियस, और हम कितनी बुलंदी पे जाएं, रेडियस से डबल, यानी 2r के बराबर अगर हम हाइट पे चले जाएं तो जो भी ऑब्जेक्ट है उसका वेट W/9 हो जाएगा। इसको हल करके देखते हैं। g का हमारे पास फार्मूला है g प्राइम 1/1 + h × r²। अब आपने क्या करना है, g प्राइम की g/9 रिप्लेस करनी है, तो ये g की जगह जो आएगा g प्राइम, g ये आ जाएगा g/9, तो g से g कैंसिल होकर 1/9 आ जाएगा, जो कि बराबर है 1/1 + h²। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 9 बराबर आ जाएगा 1 + h, सारे का स्क्वायर आना है तो इधर स्क्वायर रूट कर देंगे, 9 का स्क्वायर रूट 3 आएगा। अब ये 1 इधर ऐड हो रहा है, इधर अगर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 2 बराबर हो जाएगा HR के, तो 2r बराबर आ जाएगा h के। यानी अगर हम ज़मीन के डबल रेडियस के बराबर हाइट पे चले जाएं तो वेट पहले से 9 टाइम जो है वो डिक्रीज कर जाता है। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज 40 न्यूटन, वेयर g जो है 10 मीटर/s² है। व्हाट विल बी वेट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट वेयर g = 4 मीटर/s²। अब पहले आप इस जो हमारे पास वेट है, आप इसका मास ऑब्जर्व कर लें इस g के मुकाबले में, उसके बाद आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आप जानते हैं w का जनरल फार्मूला होता है mg, तो यहाँ से हमने m निकालना है, तो हमारे पास m बराबर आ जाएगा W/g, यानी हम यहाँ से m फाइंड कर लेंगे, m बराबर आएगा W/g के, और w हमारे पास मौजूदा केस में 40 है, तो 40 को डिवाइड करेंगे इस वैल्यू से, 40/10 है हमारे पास, 40/10, तो ये बन जाएगा सिर्फ 4 बचेगा, यानी मौजूदा केस में हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट है इसका मास है 4 kg। अब आप जिस जगह चाहें आप इसका वेट दोबारा फाइंड कर सकते हैं। आप जानते हैं जनरल फार्मूला पहला जो है वही लगाएंगे इसके ऊपर, W बराबर mg वाला। अब मौजूदा केस में g सिर्फ 4 हुआ है, तो यहाँ पर दोबारा W निकालेंगे, तो ये हमारे पास नई कीमत जो बन जाएगी m × g प्राइम कह लें इसको, या m × 4 कर लें, क्योंकि हमारा g जो है वो 4 के बराबर आ गया, तो ये 4 × 4 जो है ये 16 के बराबर आ जाएगा। यानी अगर हम नई जगह पर जाते हैं तो तरीकाकार ये है कि आप उसका मास फाइंड कर लें और उसको g से मल्टीप्लाई कर दें तो नई कीमत आ जाएगी, लिहाजा हमारा आंसर आ गया 16 न्यूटन। सैटेलाइट इज लॉन्च्ड फ्रॉम अर्थ इनटू ऑर्बिट, व्हाट विल हैपन टू इट्स मास एंड इट्स वेट। कहता है एक सैटेलाइट जो है उसको लॉन्च किया अर्थ से ऑर्बिट के अंदर, तो उसके मास और उसके वेट में क्या तब्दीली आएगी। जैसा कि ये सवाल पहले भी आ चुका है, तो आप जानते हैं कि इसका मास जो है वो सेम रहेगा, लेकिन इसका जो वेट है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि g प्राइम जो है ये बराबर है, यानी g हमारे पास जनरल फार्मूला है g ओवर कर लें 1 + r/h, इस सारे का स्क्वायर है, r/h, h से मुराद यहाँ हाइट है, और ये सारे नीचे वाले फैक्टर का जो है स्क्वायर है यहाँ पर, तो इट मीन कि जैसे हम हाइट पर जाएंगे तो वैल्यू ऑफ g डिक्रीज हो जाएगी और उसके साथ वेट भी डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट रियल एंड अपीरेंट वेट। रियल वेट क्या होता है? रियल वेट इन नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम, जो नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम के अंदर होगा वो रियल वेट कहलाएगा। द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट, जो कि W बराबर mg के होगा। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून, यानी F ग्रेविटेशनल बराबर W होगा, ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून बराबर mg मून होगा। रियल वेट इज मेजर्ड बाई फार्मूला W बराबर mg, रियल वेट के लिए जनरल फार्मूला होगा, एंड आल्सो बाई यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस, और रियल वेट की जो कीमत है वो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग होगी। अपीरेंट वेट क्या है? वेट एंड एक्सेलरेटेड फ्रेम। अब यहाँ बेसिक फ़र्क जो आ रहा है वो नॉन एक्सेलरेटेड और एक्सेलरेटेड फ्रेम का है। अपीरेंट वेट इज नॉट इक्वल टू रियल वेट, यहाँ उसने कहा कि इक्वल होगा। इन एक्सेलरेटेड सिस्टम इट इज इक्वल एंड अपोजिट टू द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट फॉलिंग इन दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और जो अपीरेंट वेट है वो बराबर और अपोजिट होगा उस फोर्स के
जो किसी ऑब्जेक्ट के लिए ज़रूरी है उसको गिरने से रोकने के लिए। अपीयर एंड वेट इज मेजर्ड बाई स्प्रिंग बैलेंस। अपीयर एंड वेट की मेजरमेंट भी स्प्रिंग बैलेंस हुई। ये दोनों में कॉमन पॉइंट आ रहा है कि दोनों स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग होंगे, लेकिन फ़र्क ये है कि अगर नॉन एक्सेलरेटेड है तो रियल वेट होगा और अगर एक्सेलरेटेड है तो वो अपीयर एंड वेट कहलाएगा। रिलेशनशिप बिटवीन रियल वेट एंड अपीयर एंड वेट। पहला नंबर है व्हेन एलिवेटर इज एट रेस्ट। ये सामने डायग्राम में देखें, अगर एलिवेटर रेस्ट में है या उसका एक्सेलरेशन 0 है तो ऐसी सूरत में जो स्प्रिंग के अंदर या जो भी इसके अंदर स्प्रिंग है उसमें जो टेंशन होगी वो mg के बराबर ली जाएगी। नंबर 2, व्हेन एलिवेटर मूव्स अपवर्ड। यूं ही एलिवेटर अपवर्ड जाएगा विद एन एक्सेलरेशन a तो ऐसी सूरत में एक फोर्स जो है एक्ट अपॉन हो जाएगी मैस के ऊपर जो कि ma के बराबर है। अब चूंकि आप जानते हैं कि जो हमारा एक्सेलरेशन अपवर्ड है तो उस पे लगने वाली जो फोर्स होगी ma के बराबर वो डाउनवर्ड होगी। इस फोर्स की कीमत जो है आपके वेट के अंदर ऐड अप हो जाएगी, यानी ये ma के बराबर जो फोर्स इस पे एक्ट अपॉन होगी w उसमें ऐड हो जाएगा तो टेंशन बराबर आ जाएगी mg प्लस ma या t बराबर हो जाएगा m इंटू जी प्लस a, यानी एक्सेलरेशन के अंदर इजाफा हो जाएगा। या इसको मज़ीद हल करके लिखें तो इसको उसने क्या किया यहाँ पर कि mg कॉमन ले लिए, यानी g कॉमन ले लेंगे तो g कॉमन लेने पर ये बाहर वाला m जो है mg बनकर w बन जाएगा, यहाँ 1 रह जाएगा और a ओवर d आ जाएगा। नंबर 3, व्हेन एलिवेटर इज मूविंग डाउनवर्ड। जब एलिवेटर जो है एन एक्सेलरेशन a के साथ डाउनवर्ड आ रहा है तो आप मौजूदा केस में आपके जो फोर्स है वो अपवर्ड एक्ट अपॉन होगी ma के बराबर। ये फोर्स जो है आपके वेट के अपोजिट डायरेक्शन में आ गई है, यानी जो ma के बराबर फोर्स एक्ट अपॉन होगी ये उसकी उल्ट आ रही है, लिहाजा ये आपके टोटल वेट से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी और जो रीडिंग है वो लेस हो जाएगी, यानी वेट में कमी आएगी। तो यहाँ जब आपका जो एलिवेटर है अपवर्ड मूव करेगा तो वेट में इजाफा होगा और जब एलिवेटर डाउनवर्ड मूव करेगा तो वेट में कमी आएगी। तो T बराबर हमारे पास बन जाएगा w माइनस ma, w बराबर mg के है, ma एज इट रहेगा। अब m कॉमन ले लें तो g माइनस a या यहाँ से पूरा mg कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा w 1 माइनस a ओवर g। और नंबर 4 है एलिवेटर फॉलिंग फ्रीली। अगर आपका एलिवेटर जो है फ्री फॉलिंग कर रहा है तो ऐसी सूरत में आपका एक्सेलरेशन जो है वो g के बराबर हो जाएगा और जो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग है वो मुकम्मल तौर पर 0 हो जाएगी। इस कैफियत को हम कहते हैं वेट लेसनेस। ये जो आखिरी नंबर है जब फ्री फॉलिंग होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g के बराबर हो जाएगा और स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग 0 हो जाएगी, इसको हम कहेंगे वेट लेसनेस। एवरीथिंग इन अ फ्री फॉलिंग एलिवेटर विल अपीयर वेटलेस। जो भी चीज़ फ्री फॉल कर रही होगी, जैसे अभी आपने ऑब्जर्व किया था पीछे वाली स्लाइड के अंदर कि यहाँ पर हमने लिया था कि a बराबर g कर दिया, यानी जब आपकी एलिवेटर या कोई भी चीज़ जो है उसका एक्सेलरेशन g के बराबर हो जाएगा तो उस एलिवेटर के अंदर जो भी चीज़ है वो वेट लेस हो जाती है और इसको कहते हैं वेट लेस की स्टेट। स्पेस सैटेलाइट्स, उसकी एक एग्जांपल भी उसने दी है कि स्पेस सैटेलाइट्स आर कंटिन्यूसली इन अ स्टेट ऑफ वेटलेस, तो इनको हम ग्रेविटी फ्री सिस्टम का भी नाम देते हैं। ये डायग्राम में देखें, पहली डायग्राम के अंदर लिफ्ट जो है वो स्टेशनरी है तो नॉर्मल वेट आ रहा है और अगर ये अपवर्ड मूव करी तो ग्रेटर देन नॉर्मल वेट हो जाएगा और अगर ये डाउनवर्ड और लेस देन नॉर्मल वेट हो जाएगा। और अगर आपकी ये एक फ्री फॉल है यानी आपने लिफ्ट को मुकम्मल तौर पर यहाँ से छोड़ दिया तो ऐसी सूरत में आपका वेट जो है वो 0 हो जाएगा। यहाँ पर हम इसको फ्री फॉल का नाम देंगे और इस कैफियत को कहेंगे वेट लेसनेस। तो यहाँ देखें जो भी ऑब्जेक्ट एलिवेटर के अंदर है वो वेटलेस हो गया तो वो जिस पोजीशन पे खड़ा है वो अपनी पोजीशन को बरकरार रखेगा, उससे ऊपर नीचे जाने के लिए उसको कोई चीज़ नहीं रोक सकती। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अपीरेंट वेट क्या है। द अपीरेंट वेट ऑफ द बॉडी इज ग्रेटर एट डैश ऑफ द अर्थ। ये वैल्यू ऑफ जी पे डिपेंड करती है। अगर हम पोजीशन की बात करें तो इसका जवाब पोल आएगा। ग्रेटेस्ट कहाँ होगा, जब हमारे पास वैल्यू ऑफ जी ज़्यादा होगी तो आपने पहले पढ़ा कि पोल के ऊपर जो है वैल्यू ऑफ जी ग्रेटर है और इक्वेटर के ऊपर कम है, तो जहाँ पर जी की कीमत ज़्यादा होगी
वहाँ पर अपीरेंट वेट खुद ब खुद ज़्यादा हो जाएगा। द रियल वेट ऑफ ए पर्सन इन एन एलिवेटर एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, जब भी आपका एलिवेटर अपवर्ड जा रहा होगा विद एन एक्सेलरेशन ए, तो आपके अपीरेंट वेट के अंदर कमी आ जाएगी, जो कि इस पे लगने वाले फोर्स की अपवर्ड जा रहा है तो उसमें इजाफा हो जाएगा, क्योंकि आपका जो अगर एक्सेलरेशन अपवर्ड है तो एम ए के बराबर जो फोर्स इस पे एक्ट अपॉन होनी है वो डाउनवर्ड हो जाएगी। और ऑलरेडी आप जानते हैं कि आपका जो वेट है एम जी के बराबर वो पहले ही डाउनवर्ड है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में आने के नतीजे में एड अप हो जाएंगे। तो लिफ्ट जब भी अपवर्ड जा रही होगी तो वेट के अंदर इजाफा हो जाएगा, तो लिहाजा इसका जवाब इंक्रीज होगा। रियल वेट के अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी, लेकिन अगर हम बात करें उसकी अपीरेंट वेट की तो उसमें इजाफा हो जाएगा। रियल वेट जो है वो सेम रहेगा। ए मैन स्टैंडिंग इन ए फ्रीली फॉलिंग एलिवेटर फील द वेट लेसनेस, कहता है अगर आपका सिस्टम फ्री फॉलिंग है तो आप वेट लेसलेस महसूस करते हैं, बिकॉज हिज वेट एक्चुअली बीकम जीरो, तो ऐसा तो नहीं है। हिज मास बीकम इन्फिनिट, ऐसा भी नहीं है। देयर इज नो अपवर्ड पुश एक्सर्ट, या द फोर्स ऑफ ग्रेविटी आउटसाइड द एलिवेटर इज जीरो, नहीं ये भी नहीं, तो इसका ऑप्शन सी वाला ही बनेगा। देयर इज नो अपवर्ड पुश एक्सर्टेड, ऊपर की तरफ लगने वाली फोर्स खत्म हो गई है, तो इसलिए वो वेटलेस हमें ऑब्जर्व होगा। ए मैन ऑफ वेट डब्ल्यू इज स्टैंडिंग इन ए लिफ्ट विच इज मूविंग अपवर्ड विद एक्सलेरेशन इक्वल टू जी, एक आदमी जो है जिसका वजन W है वो लिफ्ट पे खड़ा है जो कि ऊपर की तरफ जा रही है और उसका एक्सेलेरेशन G के इक्वल है। अब ज़ाहिर है जितना एक्सेलेरेशन ऊपर को होगा उसी हिसाब से वेट के अंदर इजाफा हो जाएगा। तो हमारा जो फार्मूला है वो इस तरह होता है कि जब अपवर्ड चीज़ जा रही है तो W बराबर होता है MA प्लस MG, लेकिन अगर हमारे पास जिस एक्सेलेरेशन के साथ लिफ्ट जो है वो ऊपर जा रही है, यानी ये जो एक्सेलेरेशन है इसको भी आप G के बराबर कर देंगे तो ये फार्मूला यूँ बन जाएगा MG, ये हमारा W के बराबर आ रहा था, यानी टोटल वेट आ रहा था जिसको हम अपीरेंट वेट कहते हैं, तो A को G में बदल देंगे तो MG प्लस MG हो जाएगा। तो ये आपके सामने बात समझ गए होंगे कि ये डबल हो जाएगा, यानी अगर आपका एक्सेलरेशन जिसके साथ आप अपवर्ड जा रहे हैं वो भी G के इक्वल ले लेंगे तो वेट आपका पहले से डबल हो जाएगा, यानी ये 2W के बराबर आ गया। और अगर यही लिफ्ट जो है वो फ्री फॉलिंग होती यानी डाउनवर्ड आती तो फिर ये यहाँ पर नेगेटिव का साइन आने के नतीजे में ये ज़ीरो हो जाना था, इसको वेट लेस का नाम देते हैं। द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ मैन इन ए स्टेशनरी लिफ्ट टू दैट व्हेन इट इज मूविंग डाउनवर्ड्स विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन A इज 3:2, देन द वैल्यू ऑफ A इज, कहता है कि वेट एक आदमी का जो स्टेशनरी लिफ्ट के अंदर है उसके साथ कंपेयर करना है जो मूविंग डाउनवर्ड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन A हो रही है और उनकी रेशियो 3:2 है, तो वैल्यू ऑफ A यहाँ पर क्या होगी, तो वैल्यू ऑफ A जो है G/3 हो जाएगी, किसके बराबर आ जाएगी, G/3 के बराबर आ जाएगी। एन एलिवेटर इज मूविंग वर्टिकली अप विद एन एक्सेलरेशन A, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द फ्लोर बाय द पैसेंजर ऑफ मास M, अब पहले देखना कि वर्टिकली अप जा रही है और उसका एक्सेलरेशन A है, तो ज़ाहिर है उसके अंदर इजाफा हो जाएगा, पहले उसका वेट mg था, अब अपवर्ड जाने के नतीजे में उसमें ma के बराबर एक और फोर्स जो है एक्ट अपॉन हो जाएगी, तो अपीरेंट वेट जो है mg प्लस ma के बराबर हो जाएगा। ए mass of 1 kg is suspended in a lift, it is lifted upward with an acceleration G/4 and lowered with an acceleration G/4, the ratio of tension is, जब अपवर्ड जाएगा तो आपके वेट में इजाफा होगा, T के अंदर इजाफा होगा और वो इजाफा कितना होगा, T बराबर है जब अपवर्ड जा रही है तो ये बनना है mg और जितना एक्सेलरेशन में इजाफा हो रहा है प्लस यानी 1/4 mg, 1/4 mg, तो mg तो दोनों में कॉमन आ रहा है, यानी असल में जिस चीज़ का वो पूछना चाहता है वो रेशो है, तो ये हमारे पास असल में जो चीज़ बन जाएगी 1 + 1/4 बन जाएगा। तो इनको हल करें तो हमारे पास जवाब आएगा LCM इनका 4 आ जाएगा, LCM 4 लेंगे तो ये बनेगा 1 से डिवाइड करने पर 1 आएगा, 4 × 1 4 हो जाएगा और 4/4 1 होगा तो 1 × 1 हो जाएगा,
तो जब अपवर्ड जा रहा है तो हमारे पास रेशो आएगी 5/4। 5/4 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी टेंशन की। और जब डाउनवर्ड आएगा तो ये अलामत जो है नेगेटिव में बदल जाएगी, यानी यहाँ पर हम जहाँ ऐड कर रहे थे यहाँ सब्ट्रैक्शन की अलामत आ रही है, यानी माइनस हो जाएगा। जब माइनस हो जाएगा तो 3/4 बन जाएगा। तो इट मीन्स कि अगर वो जा रहा है, अब सवाल पे गौर करें किधर को जा रहा है, लिफ्ट इज अप, पहले अप वाला आना है और फिर किसका आना है, डाउन वाला। द रेशियो ऑफ द टेंशन, तो फिर आपके सामने रेशियो बन जाएगी 5/4। ये अपवर्ड जानते वक्त हमारे पास टेंशन थी, रेशियो आएगी यहाँ पर 3/4। तो इनमें 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा आंसर जो है वो बच जाएगा 5/3। तो ये हमारा आंसर बनेगा। इसको हल भी कर दिया पहले। An 80 kg man stands on a spring balance in an elevator. When it starts to move, the scales read 700 Newton. What is the acceleration of the elevator? तो कहता है एक 80 किलोग्राम का शख्स जो है वो स्प्रिंग बैलेंस के साथ लटका हुआ है एलिवेटर के अंदर, और जब वो मूव करता है मूव, तो स्केल की रीडिंग जो है वो 700 न्यूटन हो जाती है। तो बताइए एक्सेलरेशन क्या है। तो यहाँ देखें 800 जो है हमारे पास वो इस आदमी का वज़न बनता है जो 80 किलोग्राम का है, और जब वो एक्सलेट कर रहा तो 700 रह गया। तो इट मीन इन दोनों को हम डिवाइड करें तो हमारे पास 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है उसका एक्सेलरेशन आ रहा है, क्योंकि जितने एक्सेलरेशन के साथ वो डाउनवर्ड आएगा उसी हिसाब से उसके वेट में कमी होगी। पहले वेट 800 न्यूटन था और अब कम होकर 700 न्यूटन हो गया। तो इन दोनों की रेशियो जो है हमारे पास एक्सेलरेशन की कीमत आ जाएगी, जो कि 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इस तरफ को बनेगा, आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। डाउनवर्ड आना ये जवाब, वो नहीं, अपवर्ड वाला नहीं है। ये फायरमैन क्लाइंबिंग ए रोप और ए मंकी क्लाइंबिंग ए रोप। जब कोई यानी फायरमैन रोप पे चढ़ता है या कोई मंकी जो है रोप पे चढ़ता है, तो ऐसी सूरत में क्लाइंबिंग अप, अगर वो ऊपर की तरफ जा रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो जो उसका वेट होगा वो T = mg हो जाएगा। अगर वो एक्सीलरेटेड अपवर्ड हो रहा है, ये यहाँ पर एक कंडीशन लगाएगी कांस्टेंट वेलोसिटी। आप जानते हैं जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। ऐसी सूरत में उसके वेट में ना तो कमी होगी ना इजाफा होगा। लेकिन अगर वो एक्सेलरेट अपवर्ड है तो जितने एक्सेलरेशन से जा रहा है उतना उसमें जो है फोर्स ऐड हो जाएगी ma के बराबर, और अगर वो नीचे आ रहा है तो उसी तरह ma के बराबर उसमें से फोर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ए मंकी ऑफ मैस 40 kg climbs on a massless rope of breaking strength 600 न्यूटन। कहता है एक मंकी जो है जिसका मास 400 किलोग्राम है, वो एक ऐसी रस्सी पे, ऐसे रस्से के ऊपर चढ़ रहा है जिसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जो है 600 न्यूटन है। द रोप विल ब्रेक इफ द मंकी, रोप जो है वो टूट जाएगा अगर मंकी क्या करे, कितनी स्पीड के साथ ऊपर या नीचे जाए। तो 40 किलोग्राम पहले उसका है टोटल मैस, तो ये बन जाएगा 40, इसको मल्टीप्लाई करेंगे m के साथ g के साथ, तो ये बन जाएगा 40 × 10, यानी 400 न्यूटन तो उसका पहले ही वेट है। अब इट मीन कि अगर जो उसमें एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है उसकी कीमत और इसके मैस का जो प्रोडक्ट है वो यानी 600 न्यूटन को क्रॉस करने वाली कीमत का होगा, तो फिर ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब अगर हम उसका एक्सेलरेशन लें 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये 6 × 40 करें तो ये बन जाएगा 6 × 4 24, 240 बन जाएगा ये, यानी जो एक्सेलरेशन के नतीजे में उसके अंदर एक और फोर्स एक्ट अपॉन हो जाएगी। तो इन दोनों का सम देखें 640 बन जाएगा टोटल। ये ऊपर वाला जो है ये उसका वेट है, W है ड्यू टू ग्रेविटी, W = mg हमने फार्मूला लगाया, और जो नीचे आ रहा है ये वाला जो T आया हमारे पास, ये हमने लिया है ma के बराबर। m हमारा जो है वो 40 है और g और a जो है 6 है। तो इट मीन अगर वो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ अपवर्ड जाता है तो उसके वजन में इजाफा हो जाएगा, और जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ 600 न्यूटन को क्रॉस कर देगी और रस्सी टूट जाएगी। तो इसका जवाब है क्लाइम्स अप विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द मिनिमम एक्सेलरेशन
with which a fireman can slide down a rope of breaking strength 2/3 of its weight। 2/3 ऑफ इट्स वेट यानी जितना उसका वेट है उसका 2/3 हिस्सा जो है वो उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है, तो वो कितनी स्पीड के साथ जो है ऊपर को चढ़ सकता है। तो इसका आंसर बनेगा G/3, क्योंकि वेट का 2/3 है तो G/3 से ऊपर जाएगा तो रस्सी टूटने का खदशा है। ए हैवी ब्लॉक ऑफ मैस M इज सपोर्टेड बाई ए कॉर्ड, जैसा कि शक्ल में देख रहे हैं C के साथ, attached to the ceiling and another cord D is attached to the bottom of the cord। If a sudden jerk is given to D then, कहता अगर यहाँ पर हम अचानक झटका लगाएं तो C और D पे क्या होगा, तो इसका जवाब है कॉर्ड C एंड D बोथ ब्रेक, दोनों ही रस्सियाँ टूट जाएंगी। पेंडुलम इन एन एलिवेटर, सिंपल पेंडुलम अगर एक एलिवेटर के अंदर है तो उस पर क्या इफेक्ट होगा। आम हालत में आप जानते हैं कि जो सिंपल पेंडुलम है उसका जनरल फार्मूला T बराबर होता है 2πL/G। ये ऑलरेडी हम जानते हैं कि टाइम पीरियड का जो सिंपल फार्मूला है T बराबर, यानी हमारे पास जो आता है फार्मूला T का टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम T बराबर होता है 2πL/G², 2π और L/G इसका स्क्वायर रूट लेंगे। ये जनरल फार्मूला है जब हम किसी ऐसी हालत में हैं जहाँ पर किसी किस्म का कोई एक्सलेशन ना हो। ये जनरल फार्मूला है टाइम पीरियड का। लेकिन अगर यही हमारे पास जो पेंडुलम है ये किसी एक्सलेटेड फ्रेम के अंदर है जो कि अपवर्ड जा रहा है, तो उसके एक्सलेशन में चूंकि इजाफा हो जाएगा तो नया टाइम पीरियड जो है वो T बराबर 2πL/G+A है, यानी टाइम पीरियड में कमी आ जाएगी, जबकि उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ जाएगी, या यूं कहें कि फास्टर वाइब्रेशन, पहले से वाइब्रेशन जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी। एक्सलेटेड डाउनवर्ड, अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो डाउनवर्ड आ रहा है विद इन एक्सलेशन A, तो T का जो फार्मूला 2πL/G-A हो जाएगा। देखें जो डिनोमिनेटर है वो कम हो रहा है तो टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी, या दूसरे में कहेंगे उसकी जो वाइब्रेशन स्लो हो जाएगी। और तीसरा केस है फ्री फॉलिंग, अगर आप ऐसे एलिवेटर के अंदर हैं जो फ्री फॉल कर रहा है तो आपका जो A है वो G के बराबर हो जाएगा, और G-G 0 होने पर आपका जो टाइम पीरियड है वो इन्फिनिट हो जाएगा, या कहेंगे फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और ऑसिलेशन विल स्टॉप, यानी पेंडुलम जो स्टॉप है वो रुक जाएगा, हरकत करना बंद कर देगा, वो रुक जाएगा, उसका कोई वाइब्रेशन पॉसिबल नहीं होगी। नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या चीज़ है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स को हम कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स या टार्क का नाम देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड मोमेंट आर्म, टा बराबर RF या टा बराबर LF है। मोमेंट आर्म क्या है, यहाँ पर उसको डिफाइन किया गया है कि ये वो पॉइंट है जहाँ पर फोर्स लग रही है, इस तरफ को लगा लें या नीचे को, जैसे आप एरो का निशान देख रहे हैं ऑलरेडी, और ये वो पॉइंट है जिसके गिर्द ये चल रहा है, जिसको पाइवोट या एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। तो इन दोनों के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं मोमेंट आर्म, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नेम्ड एज मोमेंट आर्म। या अगर हम इसको लें इन टर्म्स ऑफ R एंड F, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास R है और ये F आ रहा है और इनके दरमियान एंगल हम ले रहे हैं थीटा, तो ऐसी सूरत में मोमेंट आर्म को हम कंपोनेंट की शक्ल में भी ले सकते हैं जो R का है, यानी यहाँ पर हम ये एंगल ले लें, ये एंगल थीटा है और फोर्स और R के दरमियान, तो R वेक्टर का वो कंपोनेंट जो F के परपेंडिकुलर, यानी यहाँ पर अगर हम परपेंडिकुलर लाइन लगाएं तो R का ये कंपोनेंट जो F के परपेंडिकुलर आ रहा है, इसकी कीमत बनती है R साइन थीटा। ये वाला जो कंपोनेंट है इसको भी हम मोमेंट आर्म का नाम देते हैं। तो R साइन थीटा जो होगा ये कंपोनेंट या मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ R परपेंडिकुलर टू F है, इस कंपोनेंट की वैल्यू को भी
मोमेंट आर्म कहते हैं। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अबाउट एक्सेस, रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स, यानी टार्क जो है वो यानी रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स है। नोट, डायरेक्शन ऑफ टा इज परपेंडिकुलर टू आर एंड एफ, देयर प्लेन आर्क आर प्लस एफ या आर माइनस एफ। व्हेन टा ज़ीरो है देन अल्फा भी ज़ीरो के बराबर होगा। यूनिट एंड डायमेंशंस, तो इस इक्वेशन से देखा जाए तो टा बराबर एल एफ है या टा बराबर आर एफ आ रहा है हमारे पास, तो ऐसी सूरत में हमारा यूनिट है वो ये लाइन टा बराबर हमारे पास आ रहा है आर एफ या एल एफ आ रहा है। तो यहाँ देखें जो हमारे पास डिस्टेंस है इसका यूनिट मीटर होता है और जो फोर्स है उसका यूनिट न्यूटन है, तो टार्क का यूनिट जो बनता है वो न्यूटन मीटर के बराबर होता है। और बेस यूनिट में देखें तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर और डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 बनती है। डिपेंडेंस ऑफ मोमेंट आर्म, डायग्राम में देखें ये हमारे पास आर एक पोजीशन वेक्टर है और ये हमारे पास फोर्स एफ जो है इसके ऊपर एक्ट अपॉन हो रही है किसी नुक्ते के ऊपर। तो हम फोर्स को रिजॉल्व करें तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एफ पैरेलल टू आर और एफ परपेंडिकुलर टू आर। तो अगर हमारे पास फोर्स का कंपोनेंट जो आर के परपेंडिकुलर है वो ज़्यादा हो जाए तो टार्क ज़्यादा हो जाएगा, या दूसरे लफ्ज़ों में हम आर को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो आर के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक आर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा जो एफ के है और दूसरा पैरेलल होगा। तो हमारे पास टा जो है डिपेंड करता है आर पर, एफ पर और साइन थीटा पर। इन तीन चीज़ों पे डायरेक्ट जो है टार्क डिपेंड करता है, तो तीनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मीन कि अगर हम आर को ज़्यादा कर दें तो भी टार्क ज़्यादा हो जाएगा, एफ ज़्यादा कर दें तब भी टार्क ज़्यादा हो जाएगा, और साइन थीटा की वैल्यू जो है वो ज़्यादा कर दें तब भी टार्क ज़्यादा हो जाएगा। या दूसरे लफ्ज़ में हम यूँ कह सकते हैं कि टार्क जो है वो आर और फोर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट या फोर्स और आर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट, जिसको हमने ऑलरेडी पढ़ा मोमेंट आर्म, ऑलरेडी हम पिछले स्लाइड के अंदर पढ़ के आए हैं कि मोमेंट आर्म जो होता है ये वो डिस्टेंस होता है जो परपेंडिकुलर है बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड पाइवोट के दरमियान है। तो ये आर परपेंडिकुलर असल में क्या चीज़ है, मोमेंट आर्म है, यानी आर का वो कंपोनेंट जो एफ के परपेंडिकुलर है ये क्या चीज़ है, मोमेंट आर्म कहलाता है। तो ये मीन कि अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो टार्क डिपेंड करता है फोर्स पर और मोमेंट आर्म पर। स्पेशल केसेस, इफ एफ एंड आर इन द सेम डायरेक्शन, यानी अगर एफ और आर पैरेलल हैं, थीटा 0 डिग्री है तो टा 0 हो जाएगा। अगर एफ एंड आर इन अपोजिट डायरेक्शन एंटी पैरेलल हैं तब भी थीटा जो है 180 डिग्री तो टा 0 हो जाएगा। इफ एफ एंड आर परपेंडिकुलर तो थीटा 90 डिग्री है, टार्क मैक्सिमम हो जाएगा। इफ एफ इज अप्लाइड एट द पाइवोट आर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पास थ्रू द पाइवोट, तो आपका मोमेंट आर्म 0 हो जाएगा। ऐसी सूरत में आपका टार्क 0 हो जाएगा। कपल क्या होता है, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट नॉन कोलिनियर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेक्स अ कपल, जब दो बराबर मुखालफ और नॉन कोलिनियर यानी एक ही पॉइंट पे एक्ट अपॉन ना हो रही हो फोर्सेस किसी बॉडी पे लगती हैं तो वो कपल बनाती हैं। मैथमेटिकल कपल जो होता है ये बराबर, इसका यानी कपल जो होगा वो बराबर होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस एंड प्रोडक्ट ऑफ आइदर फोर्स, या उसकी मैग्नीट्यूड लिखें तो डी एफ साइन थीटा के बराबर आता है, जबकि डी बराबर है 2r के बराबर। यानी ये अगर आप लेते हैं ये डी तो इस पॉइंट की चीज़ रोटेट करेगी। तो यहाँ देखें यहाँ टार्क बराबर है आर क्रॉस एफ, तो मौजूदा केस में जो आपकी रेड लाइन है ये आपका आर है और जो ब्लू लाइन है वो एफ को ज़ाहिर करती है। एंगुलर टार्क क्या है, टा बराबर होता है एम आर स्क्वायर अल्फ़ा या टा बराबर है आई अल्फ़ा के। इसको हम एंगुलर भी कह सकते हैं या टार्क का नाम दे सकते हैं। साइन या कन्वेंशन क्या है, साइन कन्वेंशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज टार्क को पॉजिटिव लिया जाता है और क्लॉकवाइज टार्क को नेगेटिव लिया जाता है। डायरेक्शन अल्टरनेटिव्स, इफ डायरेक्शन ऑफ आर इज रिजर्व्ड डायरेक्शन ऑफ टा इज रिजर्व्ड, अगर आर की जो है डायरेक्शन रिजर्व रहती है तो टार्क की भी वही रहेगी। द डायरेक्शन ऑफ एफ इज रिजर्व्ड, द डायरेक्शन ऑफ टा इज रिजर्व्ड। इफ डायरेक्शन ऑफ बोथ आर एंड एफ आर इज रिजर्व्ड,
डायरेक्शन ऑफ टार रिमेन्स अनचेंज्ड। दोनों अगर रिजर्व रहेंगे तो फिर डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, लेकिन आर रिजर्व रहने पर और एफ रिजर्व रहने पर टार रिजर्व रहता है। कंपैरिजन ऑफ फोर्स एंड टार्क। फोर्स प्रोड्यूस टर्निंग इफेक्ट, वाइल टार्क क्या है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स है। फोर्स प्रोड्यूस टर्निंग इफेक्ट इन अ बॉडी। फोर्स प्रोड्यूस लीनियर एक्सेलरेशन, टार्क प्रोड्यूस एंगुलर एक्सेलरेशन। टार्क फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, यानी ये सिमिलरिटी कह सकते हैं इनके अंदर, और टार्क भी वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स का एक फार्मूला हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर लीनियर मोमेंटम है, जबकि टार्क का फार्मूला बनेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यहाँ पर हमारे पास जो पावर है वो एफ डॉट वी बनती है, और यहाँ पर पावर जो है टा ओमेगा के बराबर आती है, यानी दोनों के यानी प्रोडक्ट के बराबर। यहाँ पर पावर जो है वो बराबर है एफ और वी का प्रोडक्ट, और जो इम्पल्स है वो एफ क्रॉस टी होती है, जबकि एंगुलर इम्पल्स जो बनेगी वो टा ज़रब टी बनेगी। ये क्वांटिटी यहाँ पर नई आप देख रहे हैं। डब्ल्यू बराबर होता है एफ डॉट डी, और यहाँ पर जो हमारे पास आना है डब्ल्यू वो टी थीटा के बराबर होगा। यानी ये लीनियर मोशन के अंदर वर्क है और ये एंगुलर मोशन के अंदर वर्क है, जो कि टा थीटा के बराबर आता है। मोमेंट आर्म इज अ, मोमेंट आर्म आप जानते हैं एक लेंथ है जो कि स्केलर क्वांटिटी होगी। मोमेंट आर्म इज, डेफिनेशन उसकी दे दी गई है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड पाइवोट। टार्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिटरमिन्स एंगुलर एक्सेलरेशन। Torque due to couple is depends on angle between R and F, ये नेवर ज़ीरो। टार्क ड्यू टू कपल जो है वो कभी ज़ीरो नहीं होता। मोमेंट ऑफ फोर्सेस के अंदर स्पेशल केसेस, डिपेंडेंस ऑफ टार्क, टार्क इन एंगुलर मोशन। एट वाट वैल्यू ऑफ द एंगल द टॉर्क इन अ बॉडी इज 50% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। आप जानते हैं हाफ कब रहेगा, यहाँ पर यूज़ होता है साइन थीटा। तो जिस एंगल पर जाकर साइन थीटा की कीमत जो है 1/2 बनेगी, वो एंगल जो है वहाँ पर आपका जो टार्क है वो 50% रह जाएगा। तो इसके लिए आप जानते हैं टेबल के अंदर कि साइन जो है 30 डिग्री पे जाकर जो है वो 1/2 हो जाता है। यानी साइन का अगर एंगल 30 डिग्री लिया जाए तो इस पे आपका जो वैल्यू है 1/2 हो जाएगी। तो साइन 30 डिग्री पे 1/2 होती है, इसलिए वो एंगल जिस पे जाकर आपका टार्क मैक्सिमम वैल्यू का 50% रह जाएगा वो 30 डिग्री बनता है। डिपेंडेंस ऑफ टार्क। टार्क इन अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन, आपने अभी पीछे पढ़ा था कि ये 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। आर पर भी करता है, और इसके अलावा एफ पर भी करता है, और साइन थीटा पर भी करता है, अगर ये तीनों प्रेजेंट हैं आपके फार्मूले में। अगर ये तीनों नहीं हैं तो फिर आर और एफ में से एक चीज़ का परपेंडिकुलर होना ज़रूरी है। फोर्स एंड पैरेलल कंपोनेंट ऑफ पोजीशन, ये तो नहीं हो सकता। मोमेंट आर्म एंड पैरेलल कंपोनेंट फोर्स, ये भी नहीं हो सकता। फोर्स एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर, या ओनली ऑन एंगल बिटवीन द, तो ये बनेगा उसका कि एक फोर्स हम ले रहे हैं और दूसरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले रहे हैं पोजीशन वेक्टर यानी आर का, यानी या आर पे डिपेंड करता है या एफ पे करता है या साइन थीटा पे। अगर साइन थीटा नहीं है तो फिर एक आपका इन दोनों में से क्वांटिटी होगी, आर और एफ में से एक आर पूरा लेंगे तो एफ परपेंडिकुलर लिया जाएगा। अगर एफ को ले रहे हैं तो एफ पूरा ले रहे हैं तो आर जो है वो उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिया जाएगा। नेक्स्ट, टार्क इन एंगुलर मोशन। इफ अ बॉडी इज रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी देन टार्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज, अगर बॉडी जो है रोटेट कर रही है विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी तो टार्क क्या होगा, तो टार्क ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तो उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं पैदा होगा, तो टार्क ज़ीरो हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, ए पॉइंट एट विच ऑल मास ऑफ द बॉडी अज्यूम टू बी कंसनट्रेटेड, वो पॉइंट जिसके ऊपर पूरी बॉडी का मास जो है इकट्ठा अमल कर रहा होता है उसको हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। और सेंटर ऑफ मास को चेक करने का तरीका ये होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एक कोई सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट रखते हैं, और सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर जब बाहर से फोर्स लगाई जाए, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट नहीं, फॉर ग्लास ले लें, तो इसके ऊपर जब फोर्स लगाई जाए तो ये
इस लाइन के ऊपर हरकत करने लग जाए विदाउट रोटेशन, तो वो पॉइंट जिसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हैं वो पॉइंट इसका सेंटर ऑफ मैस होता है। यानी सेंटर ऑफ मैस किसी ऑब्जेक्ट का वो पॉइंट है जिस पे फोर्स लगाने पर वो विदाउट रोटेशन हरकत करने लग जाए। सेंटर ऑफ मास नीड नॉट ऑलवेज लाइज इनसाइड, इसका इनसाइड होना कोई ज़रूरी नहीं होता। द बॉडी का फोर्स अप्लाइड एट द सेंटर ऑफ मास डज नॉट एक्ट एज ए टार्क, यानी फोर्स जो उस पर लगाई जाएगी उसमें टार्क पैदा नहीं करेगी, दैट इज नो रोटेशन, उसमें रोटेशन पैदा ना हो तो उस पॉइंट का नाम क्या होगा, सेंटर ऑफ मैस होता है। यानी सेंटर ऑफ मैस किसी बॉडी का वो पॉइंट है जिस पे फोर्स लगाने पर वो विदाउट रोटेशन जो है लीनियर मोशन करे, उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मैस कहते हैं। इंटरनल फोर्सेस डू नॉट चेंज द सेंटर ऑफ मैस, सम ऑफ मोमेंट्स अबाउट द सेंटर ऑफ मैस इज ऑलवेज ज़ीरो। ये कुछ मेजर पॉइंट्स हैं कि जो सेंटर ऑफ मैस है उनके ऊपर अमल करने वाले तमाम टार्क्स का सम ज़ीरो होता है। इन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड सेंटर ऑफ मास को इंसाइड विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अगर आपकी जो शेप है, आपका जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म हो तो सेंटर ऑफ मैस जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के आमने सामने आ जाता है। इन नॉन यूनिफॉर्म शेप्ड बॉडी द सेंटर ऑफ मैस इज एट द हैवियर साइड, और अगर बॉडी नॉन यूनिफॉर्म है तो जो साइड हैवी होगी सेंटर ऑफ मास उस तरफ होगा। सेंटर ऑफ मास ऑफ सम रेगुलर शेप्ड बॉडी, ये सामने एक रॉड दिखाया गया तो इसका सेंटर जो है सेंटर ऑफ मास होगा, रिंग का सेंटर होगा। ये हमारे पास कोई क्यूबॉइड है तो इसका जो है सेंटर जियोमेट्रिक यानी सेंटर होगा। ये कोई रेक्टेंगल बॉक्स है या स्क्वायर है तो उनके डायगोनल का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका सेंटर होगा। यानी क्यूबिकल बॉक्स के पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन वो डायगोनल, और स्क्वायर का सेंटर ऑफ बॉक्स है या ये भी इसके डायगोनल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनता है। सर्कल का सेंटर होता है। ट्राइएंगुलर प्लेन का मीडियंस वो लाइनें होती हैं जो किसी साइड के सेंटर से वर्टेक्स को मिलाती है। यानी फॉर एग्जांपल ये साइड आप ले रहे हैं इस ट्राइंगल की, इसको आप कह लें कि ये साइड का नाम आप ले लें, ये साइड आप ले लें, ये साइड आपकी है ए बी। वैसे तो ये सी वाली हिस्सा बना चाहिए क्योंकि सामने सी साइड है, तो ए बी साइड का जो मिड पॉइंट है ये नुक्ता है, इस नुक्ते को सामने वाले वर्टेक्स के साथ मिलाने वाली लाइन का नाम मीडियन होता है। तो ट्राइंगुलर शेप के मीडियंस को मिलाने वाला जो पॉइंट है इंटरसेक्शन वो सी डी कहलाता है। स्फीयर की सूरत में सेंटर ऑफ स्फीयर है और रेक्टेंगल की सूरत में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स होता है। ये डायगोनल्स हैं जो दोनों वर्टेक्स को मिलाते हैं आपस में, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है ये इसका, यानी यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं डायगोनल, वो पॉइंट जो है इसका सेंटर कहलाएगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? ए पॉइंट वेयर ऑल वेट ऑफ द बॉडी इज कंसनट्रेटेड, वो नुक्ता जहाँ पर तमाम वेट कंसनट्रेटेड होता है उसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मीटर रॉड है, तो मीटर रॉड के एवरी पॉइंट के ऊपर जो है फोर्स एक्ट अपॉन हो रही होगी जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड है, और इन तमाम फोर्सेस का जो सम है वो इसका वेट कहलाता है। लेकिन इनके दरमियान एक ऐसा पॉइंट होता है, अगर उस पॉइंट को हम किसी यानी आसरे के ऊपर रखें, सहारे के ऊपर लटकाया जाए, सस्पेंड किया जाए, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ले लें, तो इस पॉइंट के ऊपर जो है वेट यहाँ भी एक्ट अपॉन हो रहा है, लेकिन अगर इसको हम किसी जैसी शक्ल में आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हमने ये जो खिलौना है इसको हमने टिप के ऊपर, उंगली के टिप के ऊपर रखा तो जो स्टे हो गया है, रुक गया है, तो इसके अंदर भी एक ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर हम इसको सस्पेंड करें तो ये रोटेट ना करे, तो आप देखें इस तरफ अमल करने वाली फोर्सेस और इस तरफ अमल करने वाली फोर्सेस ने एक दूसरे के टॉर्क को कैंसिल कर दिया, तो ये पॉइंट जो है इस यानी आप कह लें कि जो मीटर रॉड है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जिसको सस्पेंड करने पर बॉडी रोटेट ना करे, जिस नुक्ते पर सस्पेंड किया जाए बॉडी रोटेट ना करे, तो वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। पॉइंट ऑल वेट ऑफ द बॉडी इज कंसनट्रेटेड, या फॉर नॉन यूनिफॉर्म शेप्ड बॉडी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज एट द हैवियर साइड ऑफ द बॉडी।
द टर्म सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी आर यूज टू रिप्रेजेंट द यूनिक पॉइंट। ये मुनफरद पॉइंट होते हैं और बॉडी के अंदर एक ही होगा, सेंटर ऑफ मास भी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी। आर सिस्टम विच डिस्क्राइब द सिस्टम रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल फोर्स, जो कि बाहर वाले फोर्स या टार्क के रिस्पॉन्स को जो है वो डिस्क्राइब करता है। डिपेंडेंस ऑफ स्टेबिलिटी, किसी सिस्टम के स्टेबल होने के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी को समझना बहुत ज़रूरी है। हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है मोर स्टेबिलिटी को ज़ाहिर करता है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को हिलाते हैं, हिलाने के बाद उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर हो जाता है तो वो इंडिकेट करेगा कि आपका सिस्टम ज़्यादा स्टेबल है। जैसा कि इस शक्ल में देखें, पहले वाली दूसरी शक्ल में देखें, यहाँ एक आप टॉप समझ लें, एक जो है वेज जो है उसको रखा गया, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो था वो हाइट पर था। जब आप इसको आगे की तरफ टॉपल ओवर करेंगे तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले से लोअर हो जाएगा, तो ये अनस्टेबल कंडीशन से ज़्यादा स्टेबल कंडीशन पे आ जाएगा। और विड्थ ऑफ बेस एरिया हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, लोअर करने पर मोर स्टेबल हो जाता है। और विड्थ ऑफ द बेस एरिया, अगर बेस एरिया ज़्यादा है, वाइडर बेस एरिया होने पर भी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। तो ये दो कंडीशन हैं जो कि हमें स्टेबिलिटी को किन किन चीज़ों पे स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। पहली चीज़ क्या है, हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर है तो भी मोर स्टेबिलिटी है, और अगर आपकी विड्थ जो है बेस एरिया की वो ज़्यादा है तब भी स्टेबिलिटी। यहाँ देखें, यहाँ बेस एरिया कम कर दिया तो ये ऑब्जेक्ट जो है या तो इधर को टॉपल ओवर हो जाएगा या इस तरफ को टॉपल ओवर कर देगा, तो ये अनस्टेबल कंडीशन है। जबकि यहाँ बेस हैवियर है तो ऐसी सूरत में आपका जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ मास। द मीटर रूल पाइवोटेड ऑफ, ये आपके सामने यहाँ उसने किया हुआ, ऑफ एट पॉइंट ए and kept in equilibrium by suspended mass of 240 gram. The center of mass of the rule is 50 centimeter. Mark what is the mass of the rule। तो यहाँ पर हम लगाएंगे जो है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इस पॉइंट की गिर्द हम टार्क ले सकते हैं। तो ये हमारे पास डिस्टेंस उसने दिया 5 सेंटीमीटर, तो ये बनेगा, यानी हमारा जो फार्मूला बनना है वो बन जाएगा 240, और यहाँ पर जो हमारे पास आ रहा है ये 5 सेंटीमीटर पर है, तो ये डिस्टेंस जो रह जाएगा, यहाँ पर टोटल 50 था तो ये 45 सेंटीमीटर रह गया। अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी के हिसाब से इसको हल करते हैं, प्लस ये जो पॉइंट है 20 सेंटीमीटर पर आ रहा है, तो ये फोर्स ऊपर को लग रही है, जबकि ये टोटल 100 सेंटीमीटर है, तो एक इसका वेट जो है यहाँ पर भी एक्ट अपॉन हो रहा होगा, तो इसकी वजह से जो है वो एंटी क्लॉकवाइज टार्क पैदा होगा। तो ये इस अलामत को मैं ज़रा साइड कर लेते हैं। यहाँ पर जो माइनस की साइन आएगी, यानी ये दोनों ही जो हैं वो नेगेटिव हो जाएंगे, क्योंकि ये वर्टिकली डाउनवर्ड अमल कर रहा है। यहाँ पर जो फोर्स लगेगी वो भी अपवर्ड लगेगी, और ये वाली जो है वेट इसका है जो ये भी वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट अपॉन हो रहा है, तो यानी ये इस पॉइंट के हिसाब से ये तो ज़ीरो हो जाएगा। अब इस पॉइंट की अगर रोटेट करते हैं, वह सेंटर द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रूल इज 50 सेंटीमीटर। तो मास कितना होगा, तो ये 120 ग्राम। तो ये इस फार्मूले से हम इसको हल कर लेंगे। इस पॉइंट की अगर हम इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन ले लेते हैं, यानी उस हिसाब से हमारे पास जो बनेगा तो अगर हम लें इस पोजीशन के हवाले से बात करें तो फिर हम इसको हल कर सकते हैं। जो हमारे पास 240 है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस जो है 15 रह जाएगा, बाकी 15, और दूसरी साइड पे बराबर आप ले लें, ये डिस्टेंस जो है ये 50 है तो ये 20 है, तो ये बाकी रहेगा 30। तो हमारे पास जो वेट उसका होगा W मल्टीप्लाई बाई ये डिस्टेंस दरमियानी जो 20 आ रहा है। तो इसको आप हल करें तो हमारे पास आ जाएगी कीमत कि कुल कितना मास उसके, तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी यहाँ पर, और ये 2 से करें 2 1 इज़ 2, तो ये 12 हो जाएगा, और 12 मल्टीप्लाई 15 करें, बल्कि ये बन रहा है फासला
ये फासला जो इस नुक्ते से आ रहा है ये 5, 15 ही ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करें तो 120 ग्राम हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के हवाले से MCQ। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए ट्राईएंगल इज, ट्राईएंगल की बात की थी कि उसके जो मीडियन होते हैं उनका जो इंटरसेक्शन है वो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है इन केस ऑफ ट्राईएंगल। इक्विलिब्रियम डेफिनेशन, नॉन एक्सीडेंट स्टेट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। बैलेंस स्टेट ऑफ बॉडी या स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। तो इन दोनों सूरतों में किसी बॉडी पे एक्ट अपॉन होने वाली तमाम फोर्स का साम जो है वो ज़ीरो हो जाता है, और अगर हम कंप्लीट इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो उसमें ऑब्जेक्ट पे एक्ट अपॉन होने वाले तमाम टार्क्स का साम भी ज़ीरो हो जाएगा। ये हमारे पास जो है इक्विलिब्रियम की परफेक्ट डेफिनेशन बनती है कि किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट अपॉन होने वाले तमाम फोर्स का साम ज़ीरो हो जाए या उस पर एक्ट अपॉन होने वाले तमाम टार्क का साम ज़ीरो हो जाए तो बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाता है। इक्विलिब्रियम के आगे टाइप्स हैं। स्टैटिक इक्विलिब्रियम, वो ऐसी सूरत में आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा, एक्सेलेरेशन ज़ीरो होगा उसका। डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी है लेकिन एक्सेलेरेशन ज़ीरो ही रहेगा। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम वो है जिसमें बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है और एक्सेलेरेशन ज़ीरो रहेगा। रोटेशनल इक्विलिब्रियम के अंदर बॉडी इज रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी लेकिन एक्सेलेरेशन ज़ीरो ही रहेगा। तो हर सूरत में आप देखें एक्सेलेरेशन ज़ीरो रहा तो अगर रेस्ट की हालत में तो नाम स्टैटिक इक्विलिब्रियम, मूविंग हालत में डायनामिक इक्विलिब्रियम, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी चले तो वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी कहलाता है, और अगर यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी है तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम कहलाता है। कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये है कि किसी बॉडी पे एक्ट अपॉन होने वाली तमाम फोर्स का साम ज़ीरो हो जाए, यानी एक्स डायरेक्शन में अमल करने वाली तमाम फोर्स का साम ज़ीरो हो जाए और वाई डायरेक्शन में अमल करने वाली तमाम फोर्स का साम ज़ीरो हो जाए, तो ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, अगर बॉडी पे एक्ट अपॉन होने वाले तमाम टार्क्स का साम ज़ीरो हो जाए, ये एंगुलर एक्सेलेरेशन ज़ीरो हो तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। और अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हों, यानी फर्स्ट कंडीशन प्लस सेकंड कंडीशन दोनों सेटिस्फाइड हैं, तो इसको हम कहते हैं कंप्लीट इक्विलिब्रियम, यानी ये कहलाती है कंडीशन ऑफ कंप्लीट इक्विलिब्रियम। तो अगर बोथ कंडीशन आर सेटिस्फाइड देन बॉडी इज सेड टू बी इन अ पोजीशन ऑफ कंप्लीट इक्विलिब्रियम। तो इसको हम क्या नाम देंगे? कंप्लीट इक्विलिब्रियम का नाम देंगे। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेबल। स्टेबल इक्विलिब्रियम उस वक्त होता है जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो हो और बेस लाइन वाइड हो और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट पास थ्रू द बेस लाइन। जब तक आपकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बेस लाइन से पास करती रहती है तब तक वो स्टेबल कंडीशन है। इफ स्लाइटली डिस्टर्ब्ड बॉडी विल कम बैक टू इनिशियल पोजीशन, अगर उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे तो पहली पोजीशन में वापस आ जाएगा। ये ज़रा देख लें, ये डायग्राम हमारे पास आ रही है, ये आप अज्यूम कर लें इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो अगर आप इसको यहाँ से पकड़कर थोड़ा सा ऊपर को उठाएंगे तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले से थोड़ा सा ऊंचा होगा, लेकिन ये चीज़ जो है वापस पहली पोजीशन में आ जाएगी। तो ये आपके पास कंडीशन इसकी बन रही है। अब यहाँ देखें इसकी बेस जो है वाइडर है और जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होगी वो इस बेस को क्रॉस नहीं होने देगी। अनस्टेबल कब होगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाई, बेस लाइन स्मॉल, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट जस्ट अबाउट टू मूव आउट। ये अब ये पोजीशन देखें कि अगर इसी चीज़ को हम इस तरह रखेंगे तो ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यदि हम कर लें ये वाला जो है, तो आप यूं ही इसको पकड़ के इधर को करेंगे तो ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ये बेस लाइन से क्रॉस कर देगी, यानी जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो बेस लाइन से बाहर चली जाएगी और चीज़ आगे टॉपल ओवर हो जाएगी। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, सेंटर ऑफ ग्रेविटी डज नॉट चेंज। अगर ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज नहीं हो रहा, जैसा कि ये हमारे पास कोई गेंद है, आप गेंद को यहाँ से मूव करेंगे तो ये थोड़ी दूर जाकर फिर दोबारा रुक जाएगी, तो ऐसी सूरत में सेंटर ऑफ ग्रेविटी ने अपनी पोजीशन को नहीं बदला तो ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहलाता है। ये आगे एग्जांपल देखें। पहली एग्जांपल स्टेबल इक्विलिब्रियम की है। इसमें अगर आप इसको इस तरफ को हरकत देंगे तो आपकी ये फोर्स जो है बेस लाइन को क्रॉस नहीं करेगी। इसमें मामूली सा हरकत देंगे तो ये जो आपकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है बेस लाइन को क्रॉस कर देगी। ऐसी सूरत में देखें आप इसको आगे की हरकत देते जाएंगे,
लेकिन ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है अपनी पोजीशन पर ही रहेगा, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाया, अनस्टेबल, और ये क्या कहलाएगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब हम इसकी मजीद एग्जांपल देखते हैं। यूनिफॉर्म रॉड लोडेड एज शोन इन द फिगर इज पाइवोटेड एट पॉइंट ए सो दैट इट इज इन इक्विलिब्रियम, फाइंड द अननोन फोर्स। तो ये हमारा जो है पाइवोटेड पॉइंट है जिसका डिस्टेंस है 100, इधर से 100 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 300 और इधर 1 है, तो हमारा जवाब 300 न्यूटन आ जाएगा। बिल्कुल ईजी सा सवाल है। ए यूनिफॉर्म रॉड इज पाइवोटेड एज शोन इन द फिगर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ सच दैट द रॉड इज इन इक्विलिब्रियम। तो यहाँ एंगल जो है ये 30 डिग्री पे लग रही है, तो इसको हम रिजॉल्व कर देंगे। एक हमारे पास इस फोर्स का कंपोनेंट जो है डाउनवर्ड आना है, ये फोर्स का एक कंपोनेंट बनेगा, और दूसरा जो है इसके अलोंग आ जाएगा, यानी ये वाला कंपोनेंट बनेगा। अब ये वाला कंपोनेंट जो इस तरफ आ रहा है हमारा, या यहाँ से रिजॉल्व कर लें, इधर से ज़्यादा सही समझ आ जाएगी। ये कंपोनेंट जो है ये सामने आ रहा है, इसकी कीमत बनेगी एफ साइन थीटा, और मौजूदा केस में आपका जो थीटा है वो 30 डिग्री है, तो ये एफ साइन 30 डिग्री बन जाएगा, और साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, तो जितनी फोर्स ये लग रही है तो उसका जो कंपोनेंट इधर वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है ये सिर्फ 50 न्यूटन रह जाएगा। बस इसमें यही मेजर क्वेश्चन है, यानी फोर्स कैसे आप इस पर एक्ट अपॉन करवाएंगे। तो इसके बाद ये सवाल और ईजी हो जाता है। आप देखें ये फोर्स आपकी 50 न्यूटन है, और इसका जो फासला है इस पॉइंट के ऊपर जहाँ पर हम इसको लेना चाहते हैं वो 4 मीटर है, तो इस साइड पे आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई 4, 50 मल्टीप्लाई 4, और दूसरी साइड पर भी 4 मीटर है, तो वो 4 मल्टीप्लाई एफ हो जाएगा, एफ मल्टीप्लाई 4, तो आप देखें 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और आपका आंसर जो है बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। ये 4 से 4 कैंसिल हुआ, तो ये असल में वो एंगल ही चेक करना चाहता है कि आपको निकालना आता है, रेजोल्यूशन आती है नहीं, तो एफ बराबर 50 न्यूटन के आपका आंसर आ जाएगा। बस असल में इसी पॉइंट को ही हल करना है कि ये फोर्स आपकी जो एक्ट अपॉन हो रही है, इसका वो हिस्सा जो इसके परपेंडिकुलर आएगा उसकी कीमत अगर आप निकालने में कामयाब हो गए तो फिर आपका सवाल हल हो जाएगा, तो 50 न्यूटन इसका जवाब आएगा। नेक्स्ट है द डायग्राम इज शोन ए लाइट रॉड विद 2 वेट्स, a third weight is to be added to bring the system in equilibrium so that rod is balanced. What weight is required and where should be placed? कहता है कहाँ पर वेट रखा जाए ताकि ये बैलेंस हो जाए। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये इस तरफ कहीं हम इस वेट को सस्पेंड करना चाहते हैं, कोई एक साइड ले लें उसकी, यहाँ हम वेट सस्पेंड करेंगे। तो इधर उसने डिस्टेंस दिया हुआ, ये बन रहा है 5.5, और उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 0.6, 0.6 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.6 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और प्लस जो है दूसरा जो होगा हमारे पास वो आ रहा है 1 मल्टीप्लाई 1.3, और जो ये यहाँ पर इक्वल आना है, यहाँ दरमियान में इक्वल आएगा, इस जगह इक्वल आना है, क्योंकि हम दूसरी फोर्स दूसरी साइड पे ले जा रहे हैं। तो इधर हमारा आ जाएगा प्लस, वो वेट हमने निकालना है, और उस पोजीशन का भी हमें पता नहीं कि किस पोजीशन पे आएगी। W ज़रब वो x डिस्टेंस हम ले लेते हैं। तो ये दो कीमतें जो हमारी हैं 5.5 और 0.6, इनका जो प्रोडक्ट है ये बन जाएगा 6.3, 13, ये 13 ही बनता है, यानी 1.3 इनका प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये 1.3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा 1, तो W बराबर आ जाएगा x के, W बराबर आएगा हमारे पास फोर्स इसकी बन रही है यहाँ पर, ये इस तरफ हमने इस पर ऐड किया, तो ये बल्कि उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा कितना फासला, 2 न्यूटन और 1 मीटर राइट ऑफ द पाइवोट। यानी इधर से हमारे पास, यानी जहाँ जो फोर्स एक्ट अपॉन हमने करनी है वो कितनी लेनी है, 2 न्यूटन, और वो कितने फासले पर होगी, 1 मीटर के फासले पर जो है ये बैलेंस कर देगी उसको। A uniform rule of weight 2 Newton is pivoted at the 70 centimeter mark.
फॉर इक्विलिब्रियम हाउ मच टार्क इज रिक्वायर्ड ऑन लेफ्ट हैंड साइड। तो आपको पता है ये 100 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ इसका जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा W, जो यहाँ पर एक्ट अपॉन हो रहा होगा। तो वो कहता है कि कितने फासले पर जाकर जो है हाउ मच टार्क इज रिक्वायर्ड ऑन लेफ्ट, इधर कितना हमें टार्क पैदा करना होगा कि ये बैलेंस हो जाए। तो इधर से हमारे पास जो डिस्टेंस है ये 70 है, तो ये वाला जो है ये 30 रह गया। तो अब हमारे पास मोमेंट आर्म आ गए, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इस साइड पे और टार्क यहाँ से हमारे पास आ जाएगा। तो इधर हमारे पास बनता है वो हम अननोन ले रहे हैं वैल्यू, यानी एफ़ कितनी लगी वो हमें पता नहीं है। तो एफ़ मल्टीप्लाई 70, ये जो भी हमारे पास डिस्टेंस बनेगा वो हमने लेना है। तो इधर वाला हमें पता है कि ये बन रहा है 30 मल्टीप्लाई जो है वो बन रहा है 5। तो ये कितना बन गया जी, 30 मल्टीप्लाई 5 बन गया 150। ये सेंटीमीटर में है, तो 150 सेंटी ये आ गया न्यूटन मीटर। तो एक साइड पे हमारा जो है वो टार्क बन रहा है 150 न्यूटन सेंटीमीटर। तो जब सेंटीमीटर के मीटर बनाएंगे तो ये 0.5 बन जाएगा। तो 0.15 जो है हमारा 0.15 न्यूटन मीटर जो है हमारे पास टार्क बन रहा है राइट साइड पर। तो जितना राइट साइड पर टार्क होगा उतना ही किधर आएगा, लेफ्ट साइड पर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर बनेगा। नेक्स्ट आ रहा जी इक्विलिब्रियम की टाइप, स्टेट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। उसके मजीद सवाल हैं। ए बॉडी विल बी इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम व्हेन इट सेटिस्फाइड बोथ कंडीशंस। कंप्लीट इक्विलिब्रियम की कंडीशन हैं बोथ वाली। नेक्स्ट है स्टेट्स इनकी, विच ऑब्जेक्ट इज मोस्ट स्टेबल। तो उसकी कंडीशन ये होती है कि जिसमें बेस लाइन ज़्यादा हो और सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर हो तो वो स्टेबल कंडीशन कहलाती है। की पॉइंट्स जो हैं ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं, उन्हीं को दोबारा देखा जा रहा है। इसके बाद एम कैड के पास्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द पेंडुलम ऑफ टाइम पीरियड 1 सेकंड वेयर जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको हम फार्मूला लगा के हल कर सकते हैं। हमारे पास फार्मूला टाइम पीरियड का ये होता है, टी बराबर है 2 पाई एल और जी स्क्वायर रूट। तो इसको हम हल कर सकते हैं। यहाँ से हम लेंथ निकाल लेंगे इसकी, एल ओवर जी स्क्वायर रूट आ रहा है यहाँ पर। तो हमें इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा। स्क्वायर लेंगे तो ये बनेगा टी स्क्वायर, ये बराबर आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर और एल ओवर जी, 4 पाई स्क्वायर और एल ओवर जी। तो यहाँ से हम लेंथ के लिए लहदा जो है रिलेशन निकाल लेंगे, एल ओवर जी। तो लेंथ को लहदा करना हमने, तो ये बन जाएगा जी टी स्क्वायर, जी टी स्क्वायर और 4 पाई स्क्वायर से इसको तकसीम कर देंगे ओवर 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है लेंथ का फार्मूला आ जाएगा। अब देखें हमारी कैलकुलेशन कैसे होगी। यहाँ पर उसने जी की कीमत दी है 9.8, तो यहाँ हम 9.8 रिप्लेस कर देंगे। 9.8 इसकी कीमत दर्ज करेंगे हम यहाँ पर 9.8 और मल्टीप्लाई टाइम है हमारा 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा ओवर 4 और मल्टीप्लाई पाई आप जानते 3.14 होता है अंदाज़ा, 3.14 और इसका स्क्वायर है। तो आप जानते हैं कि 3 का स्क्वायर 9 बनता है और 1.4 का 2.5 बन जाएगा। तो ये तकरीबन जो बन जाएगा ये 9 पॉइंट समथिंग मल्टीप्लाई 4, तो ये बन जाएगा। ये यूँ समझ लें कि ये वाली कीमत तकरीबन इससे कैंसिल आउट हो जाएगी। तो 1/4 बज रहा है और 1/4 तकरीबन 0.25 सेंटीमीटर बन जाएगा। ये भी हम हल कर सकते हैं आसानी के साथ। ये इक्विलिब्रियम का सवाल है, तो इसमें हमारा जो है इक्विलिब्रियम, बस ये चीज़ आपको फाइंड करनी होगी
कि जहाँ पर फोर्स लग रही है ये डिस्टेंस उसने दिया है कि इधर 100 है, आर कितना होगा, ये डिस्टेंस हमें पता चल गया कि ये 50 सेंटीमीटर है। तो हम यानी वो फार्मूला लगाएंगे मोमेंट वाला, तो ये डिस्टेंस हमें पता है 50 सेंटीमीटर है। 50 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया, क्योंकि ये तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ रहा है जो 50 सेंटीमीटर है। तो ये बनेगा 5 × 50, 5 × 50, और ये इक्वल होना है 10 × जो चीज़ हम फाइंड करना चाहते हैं। तो ये अगर हमारा सेंटीमीटर डायरेक्ट ही सेंटीमीटर में आ जाएगा x। तो यहाँ देखें ये जो है हमारा 5 × 50 और इधर है 10 × अननोन, ये डिस्टेंस हम निकालना चाहते हैं, तो इस फार्मूले से निकल आएगा। 2 forces 5 Newton and 10 Newton acting at O and P respectively on uniform meter rod 50 centimeter mark as shown in the figure. What is the position of point P on meter rod? P की पोजीशन निकालनी है। तो ये देखें ये 0 से 0 चला जाएगा, तो ये यहाँ पर आ रहा है 25 सेंटीमीटर है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। और अगर आप यानी राइट साइड से देखें तो ये पोजीशन जो इसकी बनेगी वो 75 सेंटीमीटर पे आ रही है, यानी डिस्टेंस उसका आ रहा है 25 सेंटीमीटर और पोजीशन जो आएगी वो 75 पे आ जाएगी, यानी डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर पे होगा इसका और पोजीशन 75 बनेगी। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। 100 किलोग्राम मैन इज स्टैंडिंग इन एन एलिवेटर विच एक्सीडेंटली फॉल्स फ्रीली, व्हाट विल बी द वेट ऑफ द पर्सन इन द फ्री फॉलिंग एलिवेटर। तो आप जानते हैं जब A = G के लिया जाएगा तो आपका जो वेट है वो 0 हो जाएगा। रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स A and B इज 2:3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेशियो ऑफ टार्क A and B respectively if both are being rotated with constant angular acceleration। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कीमत 2:3 है और जो टा होता है, टा आप जानते हैं ये बराबर होता है I α। उसने कहा कि एंगुलर एक्सेलेरेशन सेम है तो रेशो वही रह जाएगी जो उसने दी हुई है, क्योंकि टा बराबर I α होता है। तो जो आपका यानी गिवन है वही हमारा आंसर होगा, 2:3 आंसर रहेगा। ड्यू टू सम मैकेनिकल फॉल्ट ए लिफ्ट फॉल फ्रीली फ्रॉम ए टॉप ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, which of the following is the apparent weight of a man inside the lift if man is 80 kg while value of G is। तो जब आप बात करेंगे फ्री फॉलिंग की, फॉल फ्रीली, जब भी कोई लिफ्ट फ्री फॉल करेगी तो जो भी ऑब्जेक्ट उसके अंदर है वो 0 वेट वाला हो जाएगा। यहाँ उसने क्या, फोर्स F इज एक्टिंग एट अ पॉइंट P ऑफ यूनिफॉर्म रॉड कैपेबल ऑफ रोटेट अबाउट O, व्हाट इज द टार्क। अब यहाँ देखें एंगल उसने जो है वर्टिकल के साथ लिया है। जब यहाँ पर एंगल आप लेंगे तो हमारे पास जो फोर्स के कंपोनेंट बनेंगे, जो हमारा ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट बन रहा है, यहाँ पर मौजूदा केस में F sin थीटा बन रहा है जो यानी सामने वाली साइड के साथ है, जबकि हमारा एस के साथ यानी जो R हमारा वेक्टर है, एस के साथ जो हमारा कंपोनेंट बनेगा जो वो बनेगा अलोंग द कंपोनेंट, और वो ये वाला बनेगा ये अलोंग कंपोनेंट बन रहा है। तो मौजूदा केस में ये F cos थीटा आ रहा है। यानी यहाँ एंगल का ख़ास ख्याल रखना है कि अगर आपकी फोर्स जो है वो एंगल बना रही है हॉरिजेंटल के साथ, तो फिर आपका जनरल फार्मूला टार्क का लगेगा, यानी टा बराबर होता है RF sin थीटा। ये ऐसी सूरत में है जब आपका एंगल जो है हॉरिजेंटल के साथ हो या फोर्स के साथ एंगल बन रहा है RF sin थीटा, ये ऐसी सूरत में है। यानी आम जो हम फार्मूले हल करते हैं, लेकिन आप देखें मौजूदा केस में एंगल वर्टिकल के साथ बना हुआ है, लिहाजा अब आपका जो फार्मूला होगा वो टा बराबर RF cos थीटा वाला होगा। यानी मौजूदा केस में आपका जो बनेगा टार्क वो OP cos थीटा होगा। तो इस बात का ख्याल रखना है, जब आपका एंगल जो है हॉरिजेंटल के साथ बने तो फिर आपका फार्मूला sin थीटा वाला होगा, और अगर एंगल गिवन जो है वर्टिकल के साथ हो तो फिर फार्मूला cos थीटा वाला यूज होगा। An object of mass m is suspended in an elevator moving downward with acceleration equal to the acceleration of due to gravity
व्हाट इज द अपीरेंट वेट, तो ज़ाहिर है जब फ्री फॉल की बात करेगा जहाँ भी इक्वल एक्सलेरेशन जो है इक्वल टू एक्सलेरेशन ऑफ ग्रेविटी आ जाएगा, तो फ्री फॉल की बात कर रहा है, ऐसी सूरत में उसका वेट 0 हो जाएगा। व्हाट इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन द पेंडुलम ऑफ लेंथ एल इंक्लाइंड एंड एंगल थीटा, जब आप पेंडुलम को एंगल इंक्लाइंड एंगल पे रखेंगे तो ऐसी सूरत में आपका जो एंगल के साथ बनेगा वो कंपोनेंट एल का वो एल साइन थीटा हो जाएगा, तो आपका जो है एम जी